नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। अपना सक्षम पॉइंट यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत है। हम पढ़ रहे थे डॉक्टर गणपत सिंह राजपुरोहित सर के द्वारा शुरू की गई फर्स्ट ग्रेड इतिहास विषय की टेस्ट सीरीज सॉल्यूशन को, जिसमें हमारा आधुनिक भारत के इतिहास के टॉपिक चल रहे थे। आधुनिक भारत इतिहास में आज चौथा टेस्ट है और इस टेस्ट सीरीज का 14वां टेस्ट। आज की क्लास में हमारे जो टॉपिक रहने वाले हैं वो है गांधी जी का युग, गांधी जी एवं राष्ट्रीय आंदोलन, जवाहरलाल नेहरू, एस सी बोस, मौलाना आजाद, वल्लभ भाई पटेल, सी राजगोपालाचारी, राजेंद्र प्रसाद, भीमराव अम्बेडकर के भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में भूमिका और योगदान। तो इनसे संबंधित आज का जो क्लास रहेगी, जिसमें 100 प्रश्न होने वाले हैं। तो करते हैं आज की क्लास को शुरू। पहला प्रश्न है कि महात्मा गांधी भारत में सर्वप्रथम सार्वजनिक रूप से कब और कहां उपस्थित हुए थे। महात्मा गांधी भारत में सर्वप्रथम सार्वजनिक रूप से कब और कहां उपस्थित हुए थे, तो यह हुए थे 1916 में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के उद्घाटन समारोह में। 3 नंबर ऑप्शन। 2 दशक पश्चात दक्षिण अफ्रीका से वापस आने पर महात्मा गांधी की पहली महत्वपूर्ण सार्वजनिक उपस्थिति जो फरवरी 1916 में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के उद्घाटन समारोह में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा चंपारण सत्याग्रह के संबंध में सही नहीं है। कौन सा कथन है जो चंपारण सत्याग्रह के संबंध में सही नहीं है। पहला है कि इसे तिनकठिया प्रथा के विरुद्ध संचालित किया गया था, तो यह सही है। दूसरा, कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन 1916, कांग्रेस के 1916 के लखनऊ अधिवेशन में राजकुमार शुक्ल ने गांधी जी को चंपारण आमंत्रित किया था, तो दूसरा ऑप्शन भी इसका सही है। तीसरा ऑप्शन है कि जेबी कृपलानी, नरहरि पारेख, राजेंद्र प्रसाद ने इसमें महात्मा गांधी को सहयोग दिया था, तो यह भी सत्य है। चौथा ऑप्शन है कि इस सत्याग्रह में, चंपारण सत्याग्रह में गांधी जी की प्रथम राजनीतिक गिरफ्तारी हुई थी। तो गांधी जी की जो प्रथम राजनीतिक गिरफ्तारी हुई थी, यह चंपारण सत्याग्रह के समय नहीं बल्कि रोलेट सत्याग्रह के समय हुई थी। तो 4 नंबर ऑप्शन इसका गलत होगा। गांधी जी की पहली राजनीतिक गिरफ्तारी रोलेट सत्याग्रह के समय हुई थी। चंपारण में सरकार ने शांति व्यवस्था बनाए रखने हेतु धारा 144 से लागू की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है। अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन के संबंध में कौन सा कथन है जो सत्य है। पहला, महात्मा गांधी के हस्तक्षेप के कारण अहमदाबाद मिल मजदूरों की मजदूरी में 35% की वृद्धि हुई। महात्मा गांधी के हस्तक्षेप के कारण अहमदाबाद मिल मजदूरों की मजदूरी में 35% की वृद्धि हुई, तो यह सही है। दूसरा, इस आंदोलन में सर्वप्रथम गांधी जी ने भूख हड़ताल के हथियार का प्रयोग किया था। गांधी जी ने अपने तमाम आंदोलनों में भूख हड़तालें की है, तो भूख हड़ताल का जो सबसे पहले जो प्रयोग किया था, यह इसी अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन के समय से शुरू किया था। तो दोनों ही ऑप्शन इसके सही होंगे। 3 नंबर ऑप्शन, एक और दो दोनों सही है। मिल मालिकों के द्वारा प्लेग बोनस बंद किए जाने के विरोध में मजदूरों ने संघर्ष आरंभ किया। इसी आंदोलन में गांधी जी ने सर्वप्रथम भूख हड़ताल को हथियार के रूप में प्रयोग किया था। गांधी जी की मध्यस्थता से प्लेग बोनस की समाप्ति के बदले मजदूरी में 35% की वृद्धि की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अ, खेड़ा किसान आंदोलन के संबंध में खेड़ा किसान आंदोलन के संबंध में कौन सा कथन असत्य है। खेड़ा किसान आंदोलन से संबंधित कौन सा कथन असत्य है। पहला, कि इस आंदोलन का कारण फसल खराब होने के बावजूद भू राजस्व को बढ़ाया गया। इस आंदोलन का कारण फसल खराब होने के बावजूद भू राजस्व को बढ़ाया, यह कारण नहीं था। इसका कारण था भू राजस्व को माफ नहीं करना, क्योंकि एक रूल बना हुआ था कि अगर 25% से भी कम अगर उत्पादन हो, तो वहां पर जो है टैक्स है, जो टैक्स माफ किया जाएगा, यहाँ पर टैक्स माफ नहीं किया गया था, इसीलिए खेड़ा किसान आंदोलन हुआ था। तो पहला ऑप्शन इसका गलत होगा। वल्लभ भाई पटेल, शंकरलाल बैंकर ने इस आंदोलन में गांधी जी का सहयोग किया, तो ये सही है। हार्डीमैन के अनुसार गांधी जी के नेतृत्व में यह पहला वास्तविक आंदोलन था। हार्डीमैन ने गांधी जी के नेतृत्व का यह पहला वास्तविक आंदोलन बताया था। तीसरा ऑप्शन भी इसका सही है।
4 नंबर ऑप्शन है कि शंकरलाल पारिख ने खेड़ा आंदोलन का इतिहास लिखा। शंकरलाल पारिख ने खेड़ा आंदोलन का इतिहास लिखा था, तो 4 नंबर ऑप्शन भी इसका सही होगा। 1 नंबर इसका असत्य है। खेड़ा में फसल खराब होने के बावजूद भी भू राजस्व को माफ नहीं करना। नियमानुसार 25% से कम उत्पादन होने पर लगान माफी का प्रावधान था, मगर इस क्षेत्र में अधिकारियों ने रिपोर्ट में 25% से अधिक का उत्पादन बताकर लगान माफी से इनकार कर दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चंपारण कृषि जांच समिति का सदस्य निम्नलिखित में से कौन नहीं था। चंपारण कृषि जांच समिति का सदस्य इनमें से कौन नहीं थे, तो इसके अंदर महात्मा गांधी थे, डीजे रीड थे और फ्रैंक सलाई थे। राजकुमार शुक्ल जो इसके सदस्य नहीं थे। चंपारण किसान आंदोलन के बढ़ते जनसमर्थन को देखते हुए बिहार के गवर्नर एडवर्ड ग्रेंट ने फ्रैंक सलाई की अध्यक्षता में एक जांच कमेटी का गठन किया, जिसके सदस्यों में एल.सी. आदामी, राजा हरिप्रसाद नारायण सिंह, डीजे रीड, रैनी और महात्मा गांधी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है रोलेट सत्याग्रह के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही है। रोलेट सत्याग्रह से संबंधित कौन सा कथन है जो सही कथन है। पहला, रोलेट एक्ट सेडिशन कमेटी की सिफारिश पर आधारित था। रोलेट एक्ट जो सेडिशन कमेटी की सिफारिश पर आधारित था, तो यह सही है। दूसरा, रोलेट सत्याग्रह में गांधी जी ने होम रूल लीग के सदस्यों का उपयोग करने का प्रयास किया था। रोलेट सत्याग्रह में गांधी जी ने होम रूल लीग के सदस्यों का उपयोग करने का प्रयास किया, तो यह भी सत्य है। तीसरा, रोलेट एक्ट के विरुद्ध गांधी जी ने 6 अप्रैल 1919 को अखिल भारतीय हड़ताल का आयोजन किया। रोलेट एक्ट के विरुद्ध गांधी जी ने 6 अप्रैल 1919 को जो अखिल भारतीय हड़ताल का आयोजन किया, तो तीनों ही ऑप्शन इसमें जो सही होंगे। 1, 2 और 3, 4 नंबर ऑप्शन। रोलेट एक्ट सिडनी रोलेट की अध्यक्षता में नियुक्त सेडिशन समिति की सिफारिश पर लाया गया। होम रूल आंदोलन समाप्ति पश्चात होम रूल के सदस्य गांधी जी के रोलेट सत्याग्रह से जुड़ गए। रोलेट एक्ट के विरुद्ध 30 मार्च 1919 को गांधी जी ने अखिल भारतीय हड़ताल आयोजित करने का निर्णय लिया। बाद में यह तारीख बदलकर 6 अप्रैल 1919 कर दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है चौरी चौरा कांड। चौरी चौरा घटना से संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है। चौरी चौरा घटना से संबंधित कौन सा कथन असत्य है। पहला कि चौरी चौरा में भगवान आहिर के नेतृत्व में रैली का आयोजन किया गया था, तो यह सही है। चौरी चौरा घटना जो 4 फरवरी 1921 की है, तो यह 1921 की नहीं बल्कि 1922 की है, तो 2 नंबर ऑप्शन इसका गलत होगा। तीसरा, इस हिंसा के बाद गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस लिया था, तो इस हिंसा के बाद जो गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस लिया, यह भी सत्य है। और इस घटना के बारे में गांधी जी को पंडित दशरथ प्रसाद द्विवेदी ने अवगत करवाया था। इस घटना के बारे में गांधी जी को जो पंडित दशरथ प्रसाद द्विवेदी ने अवगत कराया था, तो 4 नंबर ऑप्शन भी इसका सही है। ऐसा तो इसमें 2 नंबर होगा। 4 फरवरी 1922 की घटना है, ना कि 21 की। चौरी चौरा घटना गोरखपुर उत्तर प्रदेश के चौरी चौरा गांव में भगवान अहिर के नेतृत्व में रैली व सभा आयोजित की जा रही थी। तब पुलिस के मध्य झड़प हो गई। भीड़ ने चौरी चौरा थाने में आग लगा दी, जिसमें 22 पुलिसकर्मी जिंदा जल गए। यह घटना 4 फरवरी 1922 को घटी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उस स्वतंत्रता सेनानी का नाम बताएं जिन्होंने गवर्नर जनरल को निम्नलिखित पंक्तियां लिखी। उस स्वतंत्रता सेनानी का नाम बताएं जिन्होंने गवर्नर जनरल को जो निम्न पंक्तियां लिखी थी। क्या पंक्तियां थी कि मैंने घुटने टेक कर रोटी मांगी, मैंने घुटने टेक कर रोटी मांगी, लेकिन उसके बजाय मुझे पत्थर मिला। मैं ऐसे प्रत्युत्तर से आश्चर्यचकित नहीं हूँ। ब्रिटिश राष्ट्र केवल शक्ति के सामने झुकता है। तो यह बात किसने कही थी, तो यह कही थी महात्मा गांधी ने। 3 नंबर ऑप्शन। उपयुक्त पंक्तियां जो महात्मा गांधी ने जब इरविन में गांधी जी की 11 मांगे नहीं मानी थी, तब कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से गांधी जी के द्वारा इरविन के सामने रखी गई 11 मांगों में शामिल नहीं है। गांधी जी ने जो इरविन के सामने 11 मांगे रखी थी, इन 11 मांगों में कौन सा जो शामिल नहीं है। पहला, संपूर्ण मद्य निषेध, यह इस मांग में शामिल था। गुप्तचर विभाग को समाप्त करना,
सिविल सेवा का वेतन आधा कर दिया जाए और भारत को डोमिनियन स्टेटस। तो भारत को डोमिनियन स्टेटस तो दूर की मांग, भारत को पूर्ण स्वराज तो दूर की मांग, डोमिनियन स्टेटस का दर्जा दिए जाने की मांग भी इस 11 सूत्रीय मांगों में नहीं थी। तो 4 नंबर ऑप्शन है जो इसका गलत होगा, यह इसमें मांग में शामिल नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गांधी इरविन समझौते के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है? गांधी और इरविन समझौते के संबंध में कौन सा कथन इसमें से असत्य कथन है? पहला कि बंदी बनाए गए सभी राजनीतिक कैदियों की रिहाई की जाए। बंदी बनाए गए सभी राजनीतिक कैदियों की रिहाई की जाए, तो यह इस समझौते के अंदर शामिल था। दूसरा, सभी भारतीयों को नमक बनाने का अधिकार। सभी भारतीयों को नहीं, बल्कि जो तटीय क्षेत्रों में रहने वाले थे उन्हें नमक बनाने के अधिकार की मांग की गई थी। तो 2 नंबर ऑप्शन गलत है। तीसरा, गांधी जी के द्वारा सविनय अवज्ञा आंदोलन को वापस लेना। गांधी जी के द्वारा सविनय अवज्ञा आंदोलन वापस लेना और त्याग पत्र देने वाले सरकारी कर्मचारियों की नौकरी की बहाली, बशर्ते उनके स्थान पर किसी अन्य को नियुक्त नहीं किया गया हो। तो इसमें 1, 3 और 4 सही है, 2 नंबर इसका गलत होगा। 5 मार्च 1931 को गांधी इरविन समझौता हुआ, जिसमें सविनय अवज्ञा आंदोलन को वापस लेना, सारे राजनीतिक कैदियों की रिहाई, तटीय इलाकों में नमक उत्पादन की अनुमति देना शामिल था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि महात्मा गांधी की नमक यात्रा दांडी मार्च के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है? महात्मा गांधी जी की जो नमक यात्रा है या इसे दांडी मार्च कहा जाए, दांडी मार्च के संबंध में कौन सा कथन इसमें से असत्य कथन है? सबसे पहला, गांधी जी ने अपनी यात्रा, नमक यात्रा की पूर्व सूचना वायसराय लॉर्ड इरविन को नहीं दी थी। तो इसकी सूचना जो लॉर्ड इरविन को दी गई थी, पहला ऑप्शन गलत होगा। दूसरा, गांधी जी ने 12 मार्च 1930 को साबरमती के आश्रम से यह यात्रा प्रारंभ की थी। 12 मार्च 1930 को साबरमती आश्रम से यह यात्रा प्रारंभ हुई, तो यह बात सही है। तीसरा ऑप्शन है कि महात्मा गांधी ने अपने 78 विश्वस्त वॉलंटियरों के साथ यह नमक यात्रा शुरू की थी। और चौथा है, 6 अप्रैल 1930 को दांडी पहुंचे और नमक कानून का उल्लंघन किया था। तो इसमें 2, 3 और 4 सही है, 1 नंबर इसका गलत होगा। गांधी जी ने अपनी नमक यात्रा की पूर्व सूचना वायसराय लॉर्ड इरविन को दे दी थी। 12 मार्च 1930 को गांधी जी ने साबरमती आश्रम से 78 विश्वस्त वॉलंटियरों के साथ यात्रा आरंभ की, जो 6 अप्रैल को दांडी पहुंचे और समुद्र का पानी उबालकर नमक बनाना शुरू कर दिया। यह ब्रिटिश नमक कानून का उल्लंघन था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? कौन सा कथन इसमें से सत्य है? पहला कि दिसंबर 1929 में कांग्रेस के लाहौर वार्षिक अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की उद्घोषणा की गई थी। दिसंबर 1929 का कांग्रेस का जो लाहौर का वार्षिक अधिवेशन था, इसमें पूर्ण स्वराज की उद्घोषणा की, तो यह सही है। 26 जनवरी 1930 को संपूर्ण देश में स्वतंत्रता दिवस मनाया गया था। तो 26 जनवरी 1930 को संपूर्ण देश में सर्वप्रथम स्वतंत्रता दिवस मनाया गया था। तो दोनों ही ऑप्शन इसके सही है, 1 और 2 दोनों सही, 3 नंबर ऑप्शन। 1929 दिसंबर में कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन लाहौर में हुआ, जिसके अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू थे। इसमें पूर्ण स्वराज की उद्घोषणा की। 26 जनवरी 1930 को स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन से कथन असत्य है? इसमें से असत्य कथन कौन से हैं? पहला है, अमेरिकी समाचार पत्रिका टाइम में गांधी जी के तत्व जैसे शरीर और मकड़ी जैसे पेड़ों का खूब मजाक उड़ाया गया था। तो अमेरिका जो समाचार पत्रिका थी, अमेरिकी समाचार पत्रिका टाइम्स, इसमें गांधी जी के तत्व जैसे शरीर और मकड़ी जैसे पेड़ों का खूब मजाक उड़ाया था। तो यह बात सही है। दूसरा, सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय धरासना में हुए सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय धरासना में हुए धरासना में हुए निर्मम सरकारी दमन का सजीव चित्रण अमेरिकी पत्रकार वेब मिलर ने किया था। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान धरासना में जो निर्मम सरकारी दमन किया गया था, उसका सजीव चित्रण अमेरिकी पत्रकार वेब मिलर ने किया था। तो दूसरा ऑप्शन भी सही है। तो इसमें असत्य कथन पूछा था, लेकिन इसमें दोनों ही कथन सही है। तो इसमें दोनों कथन सही है। इस हिसाब से प्रश्न
में कुछ टाइपिंग मिस्टेक है, या तो इसमें ऐसा पूछना चाहिए था कि कौन से कथन सत्य हैं, तो 1 और 2 दोनों हैं जो इसमें सही होंगे। अमेरिकी पत्रिका टाइम्स ने गांधी जी के तकवे जैसे शरीर और मकड़ी जैसे पेड़ों का खूब मजाक उड़ाया। सभी ने अवज्ञा आंदोलन के समय धरासना में हुए निर्मम सरकारी दमन का सजीव चित्रण वेब मिलर, जो अमेरिकी पत्रकार था, उसने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साइमन कमीशन के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है? साइमन कमीशन के बारे में कौन सा कथन असत्य कथन है? पहला, 7 सदस्यीय आयोग था जिसमें कोई भी भारतीय सदस्य शामिल नहीं था। साइमन कमीशन में केंद्र 7 सदस्य थे और इसमें कोई भी भारतीय सदस्य शामिल नहीं था, तो यह सही है। 1927 में साइमन कमीशन भारत पहुंचा था। तो साइमन कमीशन भारत 1927 में नहीं बल्कि 1928 में पहुंचा था। 2 नंबर ऑप्शन गलत होगा। तीसरा, अम्बेडकर के नेतृत्व में डिप्रेस्ड क्लासेज एसोसिएशन ने साइमन कमीशन का समर्थन किया था, तो यह बात सही है। कांग्रेस के मद्रास अधिवेशन 1927 में साइमन कमीशन के बहिष्कार का प्रस्ताव पारित किया गया था, तो इसमें 4 नंबर ऑप्शन भी सही है। 2 नंबर इसका गलत होगा। साइमन कमीशन का गठन नवंबर 1927 में भारत में संवैधानिक व्यवस्था की कार्यशैली का अध्ययन करने हेतु किया गया। फरवरी 1928 में पहली बार साइमन कमीशन भारत पहुंचा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित घटनाओं का सही कालक्रम क्या है? निम्नलिखित घटनाओं का सही कालक्रम क्या है? तो इसमें सबसे पहले नंबर पर है गांधी इरविन समझौता। गांधी इरविन जो समझौता हुआ था, यह हुआ था मार्च 1931 में। मार्च 1931 के अंदर जो गांधी इरविन समझौता हुआ था, भगत सिंह सुखदेव राजगुरु को फांसी, भगत सिंह सुखदेव और राजगुरु को फांसी, यह भी मार्च 1931 में दी गई थी। 23 मार्च 1931 को, 23 मार्च 1931 को। और गांधी इरविन जो समझौता हुआ था, यह हुआ था 5 मार्च 1931 को। कांग्रेस का कराची अधिवेशन, कांग्रेस का कराची अधिवेशन यह भी 1931 में हुआ था। और द्वितीय गोलमेज सम्मेलन, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन भी 1931 में हुआ था, लेकिन यह हुआ था सितंबर 1931 में। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा, सबसे पहले इसमें आएगा गांधी इरविन समझौता, गांधी इरविन समझौता। इसके पश्चात दूसरे नंबर पर इसमें भगत सिंह सुखदेव राजगुरु की फांसी। तीसरे नंबर पर कराची कांग्रेस का कराची अधिवेशन, यह भी 1931 में हुआ था, मार्च 1931 में हुआ था, 29 से 31 मार्च को। और चौथे नंबर पर द्वितीय गोलमेज सम्मेलन जो सितंबर 1931 में हुआ था। तो इसमें चारों ही क्रम वाइज है, 1, 2, 3 और 4। 1, 2, 3, 4, 3 नंबर ऑप्शन, 3 नंबर ऑप्शन इसका राइट होगा। यहाँ पर 2 नंबर टाइप है, इसमें 3 नंबर इसका राइट होगा, 1, 2, 3 और 4। गांधी इरविन समझौता, 5 मार्च 1931 को भगत सिंह सुखदेव और राजगुरु को फांसी, 23 मार्च 1931 को। कांग्रेस का कराची अधिवेशन 29 से 31 मार्च 1931 को। और द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 7 सितंबर 1931 से 1 दिसंबर 1931 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कराची अधिवेशन 1931 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कराची अधिवेशन 1931 के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इनमें से बताना है कौन से कथन है जो सही है। पहला है कि गांधी इरविन समझौते का अनुमोदन करने के लिए कांग्रेस का यह अधिवेशन बुलाया गया। गांधी इरविन समझौते का अनुमोदन करने के लिए यह कांग्रेस का जो कराची अधिवेशन बुलाया गया था, तो यह सही है। दूसरा, इस अधिवेशन में मौलिक अधिकारों और आर्थिक नीतियों के संबंध में 20 सूत्री स्वराज्य प्रस्ताव पारित किया गया। इस अधिवेशन में मौलिक अधिकारों और आर्थिक नीतियों के संबंध में 20 सूत्री स्वराज्य प्रस्ताव पारित किया गया, तो दूसरा ऑप्शन भी इसका सही है। तीसरा, इसकी अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने की थी। तो इसकी अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने नहीं बल्कि सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा की गई थी। तो 3 नंबर ऑप्शन इसका गलत होगा। कौन से कथन सही है? 1 और 2। 2 नंबर ऑप्शन। गांधी इरविन समझौते की कांग्रेस की स्वीकृति के लिए कराची अधिवेशन बुलाया गया, जिसकी अध्यक्षता सरदार वल्लभ भाई पटेल ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेहरू समिति के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? नेहरू समिति के संबंध में कौन सा कथन असत्य कथन है? पहला है कि भारत सचिव बर्किनहेड की चुनौती के जवाब में इस समिति का गठन किया गया। भारत सचिव बर्किनहेड की चुनौती के जवाब में
इस नेहरू समिति का गठन किया गया था? तो पहला ऑप्शन सही है। दूसरा है कि इस समिति में तेज बहादुर सप्रू हिंदू महासभा से नामित किए गए थे। तो हिंदू महासभा से तेज बहादुर सप्रू नहीं बल्कि हिंदू महासभा से जो नामित किए गए थे वो थे एम एस अणे। एम एस अणे को हिंदू महासभा से नामित किया गया था। तेज बहादुर को लिबरल फेडरेशन से संबंधित है। तो 2 नंबर ऑप्शन इसका गलत होगा। तीसरा, समिति में गैर ब्राह्मण जीपी प्रधान और सिख प्रतिनिधि मंगल सिंह थे। समिति में गैर ब्राह्मण जीपी प्रधान और सिख प्रतिनिधि मंगल सिंह थे। चौथा ऑप्शन है कि समिति में एन एम जोशी लेबर पार्टी से और सुभाष चंद्र बोस कांग्रेस से नामित थे। तो 4 नंबर ऑप्शन भी इसका सही होगा। 2 नंबर ऑप्शन इसका गलत है। भारत सचिव बर्केनहेड की चुनौती के जवाब में मोतीलाल नेहरू समिति का गठन किया गया, जिसमें अध्यक्ष व सचिव के अलावा 9 सदस्य थे। तेज बहादुर सप्रू लिबरल फेडरेशन से थे, जबकि हिंदू महासभा से एम एस अणे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित को कालक्रमानुसार करते हुए नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। निम्नलिखित को कालक्रमानुसार करते हुए नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। सबसे पहले जीना के 14 सूत्र। जीना के 14 सूत्र मार्च 1929 में आए थे। दूसरे नंबर पर है नेहरू रिपोर्ट। नेहरू रिपोर्ट 1928 की है। नेहरू रिपोर्ट 1928 की। तीसरे नंबर पर है साइमन कमीशन का गठन। साइमन कमीशन का गठन किया गया था 1927 के अंदर। जो भारत 1928 पहुंचा था, इसका गठन 1927 में कर लिया गया था। और चौथे नंबर पर है गांधी जी की इरविन के समक्ष 11 मांगे प्रस्तुत करना। गांधी जी ने इरविन के समक्ष जो 11 मांगे प्रस्तुत की थी, यह की थी 1930 के अंदर। तो इसमें सबसे पहले 3 नंबर आएगा साइमन कमीशन का गठन 1927, फिर नेहरू रिपोर्ट 1928, फिर जीना के 14 सूत्र 1929 और गांधी जी के इरविन के समक्ष 11 मांगे प्रस्तुत की 1930। 3, 2, 1 और 4। 3, 2, 1 और 4, 3 नंबर ऑप्शन। साइमन कमीशन का गठन नवंबर 1927 में, नेहरू रिपोर्ट 1928, जीना के 14 सूत्र मार्च 1929, गांधी जी की इरविन के समक्ष 11 मांगे 31 जनवरी 1930 को रखी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कांग्रेस के परिवर्तनवादी खेमे के द्वारा काउंसिल के चुनाव में भाग लेने के उद्देश्य कांग्रेस के अभिन्न अंग के रूप में स्वराज पार्टी की स्थापना कब की? कांग्रेस के परिवर्तनवादी खेमे के द्वारा काउंसिल के चुनाव में भाग लेने के उद्देश्य से कांग्रेस के अभिन्न अंग के रूप में स्वराज पार्टी की स्थापना कब की गई थी? तो यह स्थापना की गई थी 1923 में, जनवरी 1923। जनवरी 1923, 2 नंबर ऑप्शन। 1 जनवरी 1923 को सी आर दास और मोतीलाल नेहरू ने चुनाव में भाग लेने के लिए कांग्रेस के अभिन्न अंग के रूप में कांग्रेस खिलाफत स्वराज पार्टी की स्थापना की, जो बाद में स्वराज पार्टी के नाम से प्रसिद्ध हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन से कथन सही है? कौन से कथन है जो सही है? पहला कि महात्मा गांधी ने जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में ब्रिटिश सरकार द्वारा प्रदान की गई नाइटहुड की उपाधि त्याग दी। महात्मा गांधी ने जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में ब्रिटिश सरकार के द्वारा प्रदान की गई नाइटहुड की उपाधि त्याग दी। तो यह जो उपाधि त्यागी थी, यह महात्मा गांधी ने नहीं बल्कि रविंद्रनाथ टैगोर ने त्यागी थी जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में। तो पहला ऑप्शन इसका गलत होगा। दूसरा, जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में शंकरन नायर ने वायसराय की कार्यकारिणी से इस्तीफा दे दिया। जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में शंकरन नायर ने जो वायसराय की कार्यकारिणी से इस्तीफा दिया था, तो 2 नंबर ऑप्शन इसका सही है। कौन सा सही है? 2 नंबर, केवल 2 नंबर ऑप्शन। जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में नाइटहुड की उपाधि रविंद्रनाथ टैगोर ने त्यागी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रोलेट एक्ट के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? रोलेट एक्ट के संबंध में कौन सा कथन है जो इसमें से असत्य कथन होगा? पहला कि इस कानून में न वकील, न दलील, न अपील का प्रावधान था। रोलेट एक्ट जो कानून है, इसके अंदर न वकील, न दलील और न अपील का प्रावधान था। तो यह सही है। रोलेट एक्ट के विरोध में जिन्ना मजहरुल हक मदन मोहन मालवीय ने केंद्रीय विधानसभा से इस्तीफा दिया था। तो दूसरा ऑप्शन भी इसका सही है।
तीसरा, गांधी जी ने रोलेट एक्ट पारित होने के बाद रोलेट एक्ट के विरोध में सत्याग्रह सभा की स्थापना की थी। तो गांधी जी ने जो रोलेट एक्ट के विरोध में सत्याग्रह सभा की स्थापना की थी, यह रोलेट एक्ट पारित होने से पहले ही कर दी थी, क्योंकि रोलेट एक्ट जो पारित हुआ था यह 18 मार्च को हुआ था, और गांधी जी ने जो यह सत्याग्रह सभा शुरू की थी यह 24 फरवरी को ही कर दी थी। तो 3 नंबर ऑप्शन गलत होगा। रोलेट एक्ट पारित होने के बाद नहीं, बल्कि इससे पहले ही सत्याग्रह सभा की स्थापना हो चुकी थी। तो इसमें असत्य कथन पूछा है, 3 नंबर ऑप्शन। चौथा ऑप्शन है कि एनी बेसेंट ने रोलेट एक्ट का समर्थन किया था। तो एनी बेसेंट ने रोलेट एक्ट का समर्थन किया था, ये सही है। गांधी जी ने रोलेट एक्ट के प्रस्ताव के विरुद्ध सत्याग्रह सभा की स्थापना 24 फरवरी 1919 में ही कर ली थी, जबकि रोलेट कानून 18 मार्च 1919 को बना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सविनय अवज्ञा आंदोलन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इनमें से बताना है कि कौन कौन से कथन है जो असत्य कथन है। सबसे पहला कि असम में कार्लाइल सर्कुलर के विरोध में हजारों विद्यार्थियों ने शिक्षण संस्थान छोड़ दिया था। तो असम में हजारों विद्यार्थियों ने शिक्षण संस्थान जो छोड़ा था, यह कार्लाइल सर्कुलर के विरोध में नहीं, बल्कि कनिंघम सर्कुलर के विरोध में छोड़ा था। तो पहला ऑप्शन इसका गलत होगा। दूसरा, असम आंदोलन का प्रमुख केंद्र सिलहट था। असम आंदोलन का प्रमुख केंद्र सिलहट था, ये सही है। तीसरा ऑप्शन है कि असम कांग्रेस ने वन कानूनों के उल्लंघन का समर्थन किया था। असम कांग्रेस ने वन कानूनों के उल्लंघन का समर्थन किया था, तो इसका समर्थन नहीं किया गया था। 2 नंबर और 3 नंबर ऑप्शन भी इसका गलत होगा। तो इसमें असत्य कथन पूछा 1 और 3, 2 नंबर ऑप्शन। सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय असम में सिलहट मुख्य केंद्र था। यहाँ पर कनिगम सर्कुलर द्वारा अभिभावकों व विद्यार्थियों को चरित्र प्रमाण पत्र लाने को कहा गया। इसके विरोध में हजारों विद्यार्थियों ने शिक्षण संस्थान छोड़ दिया था। वन कानून उल्लंघन की सहमति असम कांग्रेस ने नहीं दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसके नेतृत्व में मालाबार तट पर कालीकट से पायनूर तक नमक यात्रा निकाली गई। निम्नलिखित में से किसके नेतृत्व में मालाबार तट पर कालीकट से पायनूर तक नमक यात्रा निकाली गई थी। तो यह निकाली गई थी कि केलेपन के नेतृत्व में। 2 नंबर ऑप्शन। के केलपन के नेतृत्व में मालाबार तट पर कालीकट से पायनूर तक नमक यात्रा निकाली गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1939 में कांग्रेस मंत्रिमंडल ने 1939 में कांग्रेस मंत्रिमंडल ने 8 प्रांतों में त्यागपत्र दे दिया था। 8 प्रांतों में त्यागपत्र दे दिया था। यह त्यागपत्र क्यों दिया गया था? यह त्यागपत्र दिया गया था क्योंकि भारतीय नेताओं की सहमति लिए बिना ही अब भारत को विश्व युद्ध में शामिल कर दिया गया था। 4 नंबर ऑप्शन। वायसराय लॉर्ड लिनलिथगो द्वारा भारतीय नेताओं की सहमति लिए बिना ही भारत को ब्रिटेन के पक्ष में विश्व युद्ध में शामिल कर दिया। इसके विरोध में प्रांतीय कांग्रेस सरकारों ने इस्तीफे दे दिए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मुस्लिम लीग के द्वारा किस दिन को मुक्ति दिवस के रूप में मनाया गया। मुस्लिम लीग के द्वारा कौन से दिन को जो मुक्ति दिवस के रूप में मनाया गया था? 22 दिसंबर 1939 को। 2 नंबर ऑप्शन। कांग्रेस मंत्रिमंडल द्वारा इस्तीफे दिए जाने से जिन्ना ने इस घटना को मुसलमानों की मुक्ति का अवसर मानते हुए 22 दिसंबर 1946 को मुक्ति दिवस के रूप में मनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से प्रावधान नेहरू रिपोर्ट में नहीं थे। इनमें से कौन से प्रावधान है जो नेहरू रिपोर्ट में नहीं थे? भारत को पूर्ण स्वतंत्रता। भारत को पूर्ण स्वतंत्रता का नेहरू रिपोर्ट में उल्लेख उल्लेख नहीं था। दूसरा, अविष्ट शक्तियां राज्यों के पास। तो अवशिष्ट जो शक्तियां यह राज्यों के पास नहीं, बल्कि यह शक्तियां जो केंद्र के पास रखने का इसमें उल्लेख किया गया था। तो 2 नंबर ऑप्शन भी इसमें गलत है। तीसरा, केंद्र में द्विसदनीय विधानमंडल, भाषाई आधार पर प्रांतों का गठन, सार्वभौम वैश्विक मताधिकार। सार्वभौम वैश्विक मताधिकार, ये तीनों बातें इस नेहरू रिपोर्ट में थी। तो कौन सी बातें नहीं थी? भारत को पूर्ण स्वतंत्रता का दर्जा और
अवशिष्ट शक्तियां राज्यों के पास। एक और दो इसका आंसर होगा। एक और दो, 3 नंबर ऑप्शन। नेहरू रिपोर्ट में पूर्ण स्वतंत्रता का जिक्र नहीं था। अवशिष्ट शक्तियां केंद्र के पास रखने की सिफारिश की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खान अब्दुल गफ्फार के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? खान अब्दुल गफ्फार के संबंध में कौन सा कथन है जो असत्य कथन है? सबसे पहला नंबर पर है, खुदाई खिदमतगार इनका संगठन था। खान अब्दुल गफ्फार खान के द्वारा खुदाई खिदमतगार संगठन की स्थापना की गई थी, ये सही है। दूसरा ऑप्शन है कि सीमांत गांधी फक्र ए अफगान के नाम से भी इन्हें जाना जाता है, तो दूसरा ऑप्शन भी इसका सही है। तीसरा है, लाल कुर्ती दल नाम से इनका सैनिक दस्ता था, तो तीसरा ऑप्शन भी सत्य है। और चौथा ऑप्शन है कि अप्रैल 1931 में इनकी गिरफ्तारी पर पेशावर में उपद्रव हुआ था। इनकी गिरफ्तारी पर पेशावर में जो उपद्रव हुआ था, यह अप्रैल 1931 में नहीं बल्कि यह हुआ था अप्रैल 1930 के अंदर। 4 नंबर ऑप्शन इसका गलत होगा। सविनय अवज्ञा आंदोलन के साथ अप्रैल 1930 में जब महात्मा गांधी के समर्पित साथी अब्दुल गफ्फार खान को गिरफ्तार किया, तो पेशावर में घुसाई भीड़ सशस्त्र बख्तरबंद गाड़ियों और पुलिस की गोलियों का सामना करते हुए सड़कों पर उतर आए। बहुत सारे लोग मारे गए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साइमन कमीशन के विरोध में जवाहरलाल नेहरू और गोविंद वल्लभ पंत कहां पर अविरोध प्रदर्शन करते हुए घायल हुए? साइमन कमीशन के विरोध में जवाहरलाल नेहरू और गोविंद वल्लभ पंत कहां पर विरोध प्रदर्शन करते हुए घायल हुए थे? लखनऊ में। 3 नंबर ऑप्शन। साइमन कमीशन ने भारत के अलग क्षेत्रों का दौरा किया, वहां पर विरोध प्रदर्शनों का सामना करना पड़ा। लाहौर में लाला लाजपत राय, मद्रास में टी प्रकाशम, लखनऊ में गोविंद वल्लभ पंत और जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन हंटर कमेटी का सदस्य नहीं था? निम्नलिखित में से कौन है जो हंटर कमेटी का सदस्य नहीं था? तो हंटर कमेटी के जो सदस्य थे, इसमें टोटल 8 सदस्य थे। इनमें पंडित जगत नारायण थे, चमनलाल सितलवाड़ थे, सरदार सुल्तान अहमद खान थे, चित्तरंजन दास जो इसके इन 8 सदस्यों में शामिल नहीं थे। 4 नंबर ऑप्शन। जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए हंटर की अध्यक्षता में समिति का गठन किया गया, जिसमें अध्यक्ष के अलावा 8 सदस्य थे, जिनमें 3 सदस्य भारतीय थे। 3 भारतीय सदस्यों में जगत नारायण, चिम्मनलाल सितलवाड़ा और सुल्तान अहमद थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन से कथन है जो असत्य कथन है? निम्नलिखित में से कौन से कथन असत्य कथन है? सबसे पहला, स्वराज पार्टी के सदस्य वल्लभ भाई पटेल को केंद्रीय विधान परिषद का पहला भारतीय स्पीकर निर्वाचित किया गया। केंद्रीय विधान परिषद का पहला भारतीय जो निर्वाचित किया था, यह सरदार वल्लभ भाई पटेल को नहीं बल्कि विठल भाई पटेल को किया गया था। विठल भाई पटेल को। तो पहला ऑप्शन इसका गलत होगा। दूसरा कि कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष सरोजिनी नायडू 1928 के कलकत्ता अधिवेशन में रही। कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष सरोजिनी नायडू जो 1928 के कलकत्ता अधिवेशन में नहीं बल्कि 1925 के कानपुर अधिवेशन की अध्यक्षता की गई थी। तो 2 नंबर ऑप्शन भी इसका गलत होगा। असत्य कथन दोनों ही इसमें असत्य है। एक और दो दोनों। 3 नंबर ऑप्शन। विठल भाई पटेल को केंद्रीय विधान परिषद का पहला भारतीय स्पीकर निर्वाचित किया गया था। कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष सरोजिनी नायडू कानपुर अधिवेशन 1925 में रही थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कथनों पर हाँ विचार कीजिए। यहाँ पर 3 कथन दे रखे हैं। इन 3 कथनों में से बताना है कि कौन कौन से कथन है जो सत्य कथन है। पहला है कि सी आर दास ने नागपुर अधिवेशन 1920 में असहयोग आंदोलन से संबंधित प्रस्ताव रखा था। 1920 के नागपुर अधिवेशन में सी आर दास के द्वारा असहयोग आंदोलन से संबंधित प्रस्ताव रखा गया, तो पहला ऑप्शन सही है। दूसरा कि कांग्रेस के विशेष अधिवेशन में सी आर दास ने असहयोग प्रस्ताव का विरोध किया था। नागपुर अधिवेशन में इन्होंने प्रस्ताव रखा था, लेकिन जो कलकत्ता का विशेष अधिवेशन हुआ था इसमें इन्होंने इसका विरोध किया था। फिर गांधी जी के द्वारा मना लेने के बाद 1920 के नागपुर अधिवेशन में, वार्षिक अधिवेशन में इनके द्वारा ही यह प्रस्ताव रखा गया था। दूसरा ऑप्शन भी इसका सत्य है।
तीसरा, नागपुर अधिवेशन 1920 में कांग्रेस की सदस्यता नागपुर अधिवेशन 1920 में कांग्रेस की सदस्यता शुल्क घटाकर 4 आना वार्षिक कर दी गई थी। तो तीसरा ऑप्शन भी इसका सही है। तीनों ही ऑप्शन सही होंगे। 4 नंबर ऑप्शन। कलकत्ता के विशेष अधिवेशन जो सितंबर 1920 में हुआ था, सी आर दास ने असहयोग आंदोलन का विरोध किया था, किंतु दिसंबर 1920 में नागपुर अधिवेशन में सी आर दास ने स्वयं असहयोग का प्रस्ताव रखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पुनः समझौते के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पुनः समझौते से संबंधित दो कथन दे रखे हैं, इनमें से बताना है कौन सा कथन सही है। पहला, यह समझौता अगस्त 1931 में हुआ था। तो यह जो समझौता जो हुआ था यह अगस्त 1931 में नहीं बल्कि यह हुआ था सितंबर 1932 के अंदर। सितंबर 1932 में हुआ था। पहला ऑप्शन इसका गलत है। इस समझौते में वंचित वर्गों के लिए केवल प्रांतीय विधान परिषदों में सीटें आरक्षित रखने की व्यवस्था की गई थी। तो केवल प्रांतीय में नहीं बल्कि प्रांतीय और केंद्रीय दोनों ही विधानमंडलों में इनकी सीटें आरक्षित रखने की व्यवस्था थी। केवल प्रांतीय नहीं था, प्रांतीय और केंद्रीय दोनों के अंदर था। तो 2 नंबर ऑप्शन भी इसका गलत होगा। तो इसमें कौन सा कथन सही है? न तो एक सही है और न ही दो सही है। 26 सितंबर 1932 को गांधी जी व अम्बेडकर के बीच पुनः समझौता हुआ। इस समझौते में विभिन्न प्रांतीय विधानमंडलों में दलित वर्ग के लिए 148 सीटें आरक्षित की गई। वहीं केंद्रीय विधानमंडल में 18% सीटें दलित वर्ग के लिए आरक्षित की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगस्त प्रस्ताव के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? अगस्त प्रस्ताव के संबंध में कौन कौन सा कथन इनमें से सत्य कथन है? सबसे पहला है कि भारत को डोमिनियन स्टेटस का दर्जा देने का प्रस्ताव। अगस्त प्रस्ताव में भारत को डोमिनियन स्टेटस का दर्जा देने का प्रस्ताव रखा गया, यह सही है। युद्ध सलाहकार समिति का गठन किया गया, दूसरा ऑप्शन भी इसका सही है। तीसरा ऑप्शन है कि इसमें अल्पसंख्यकों के हितों का ध्यान रखा गया था। तो तीसरा ऑप्शन भी सत्य है। इसमें संविधान सभा की स्थापना का प्रावधान नहीं था। तो इसमें यह प्रावधान था कि युद्ध समाप्ति के पश्चात जो संविधान सभा की स्थापना की जाएगी। तो संविधान सभा की स्थापना का इसमें प्रावधान था। 4 नंबर ऑप्शन इसका गलत होगा। कौन कौन से सही है? 1, 2 और 3। 3 नंबर ऑप्शन। भारत के वायसराय लॉर्ड लिथगो के ने अगस्त प्रस्ताव 8 अगस्त 1940 को प्रस्तुत किया था। युद्ध के पश्चात संविधान सभा की स्थापना का इसमें प्रावधान किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्यक्तिगत सत्याग्रह के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। व्यक्तिगत सत्याग्रह से संबंधित 4 कथन दे रखे हैं। इन 4 कथनों में से हमें बताना है कौन कौन से कथन थे जो सही है। पहला कि अगस्त प्रस्ताव के असफल होने पर इस सत्याग्रह के माध्यम से सरकार पर नवीन संवैधानिक सुधारों का दबाव बनाना। अगस्त प्रस्ताव के असफल होने पर इस सत्याग्रह जो व्यक्तिगत सत्याग्रह के माध्यम से सरकार पर नवीन संवैधानिक सुधारों का दबाव बनाना तो सही है। इसे दिल्ली चलो आंदोलन के नाम से भी जाना गया। तो दूसरा ऑप्शन भी इसका सत्य है। तीसरा, सत्याग्रहियों का चुनाव पूर्व निर्धारित होता था तथा सत्याग्रही पूर्व निर्धारित स्थान पर भाषण देकर गिरफ्तारी देते थे। तो तीसरा ऑप्शन भी सत्य है। चौथा, व्यक्तिगत सत्याग्रह में तीसरे सत्याग्रही प्यारे लाल थे। तो प्यारे लाल जो है ये तीसरे नहीं बल्कि चौथे सत्याग्रही थे। तीसरे सत्याग्रही इसमें थे ब्रह्मदत्त। तीसरे सत्याग्रही ब्रह्मदत्त थे। प्यारे लाल चौथे सत्याग्रही थे। 4 नंबर ऑप्शन इसका गलत होगा। तो कौन से कथन सही है? 1, 2 और 3। 2 नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि खिलाफत आंदोलन के संबंध में असत्य कथन कौन सा है? खिलाफत आंदोलन से संबंधित असत्य कथन बताना है। पहला कि इस आंदोलन का उद्देश्य पहले के ओटोमन साम्राज्य के सभी इस्लामी पवित्र स्थानों पर खलीफा का नियंत्रण बना सके। तो यह सही है। दूसरा कि तिलक ने खिलाफत मुद्दे को हिंदू मुस्लिम एकता स्थापित करने के एक अवसर के रूप में माना था। तो हिंदू मुस्लिम एकता स्थापित करने के एक अवसर के रूप में इस खिलाफत आंदोलन को तिलक ने नहीं बल्कि गांधी जी ने माना था। 2 नंबर ऑप्शन गलत है।
गांधी जी ने अखिल भारतीय खिलाफत कमेटी की अध्यक्षता की थी। तो तीसरा ऑप्शन इसका सही है। चौथा है 17 अक्टूबर 1919 को पहला खिलाफत दिवस मनाया गया था। तो 4 नंबर ऑप्शन भी इसका सही है। गांधी जी ने खिलाफत मुद्दे को हिंदू मुस्लिम एकता स्थापित करने के एक अवसर के रूप में माना, जबकि तिलक ने इस मुद्दे पर मुस्लिम समुदाय के मुस्लिम समुदाय से संधि के खिलाफ थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मद्रास के 1927 के कांग्रेस अधिवेशन का, जहां भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने साइमन कमीशन के बहिष्कार का प्रस्ताव स्वीकार किया था, तत्कालीन अध्यक्ष थे। मद्रास के 1927 के कांग्रेस अधिवेशन, जहां भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने साइमन कमीशन के बहिष्कार का प्रस्ताव स्वीकार किया था, उसके तत्कालीन अध्यक्ष कौन थे? तो वह थे डॉक्टर एम ए अंसारी। 4 नंबर ऑप्शन। 1927 के मद्रास अधिवेशन की अध्यक्षता डॉक्टर एम ए अंसारी के द्वारा की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित स्वतंत्रता सेनानियों में से किसने सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना की? सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा। सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय आंदोलन की निम्नलिखित घटनाओं को कालक्रम अनुसार अवस्थित करते हुए नीचे दिए गए कोट की सहायता से सही अ, उत्तर का चयन कीजिए। तो राष्ट्रीय आंदोलन की कुछ घटनाएं दे रखी है, जिसमें सबसे पहले कम्युनल अवार्ड। कम्युनल अवार्ड कब का था? तो कम्युनल अवार्ड है 1932 का। दूसरे नंबर पर इसमें अगस्त प्रस्ताव। तो अगस्त प्रस्ताव लाया गया था अगस्त 1940 में, 8 अगस्त 1940 को। तो 8/8/1940 को। तीसरे नंबर पर है मुक्ति दिवस। मुक्ति दिवस कब मनाया गया था? तो मुक्ति दिवस जो मनाया गया था, यह मुक्ति दिवस मनाया गया था मुस्लिम लीग के द्वारा। मुस्लिम लीग ने यह मुक्ति दिवस मनाया था, और यह मनाया था 22 दिसंबर 1939 को। 22 दिसंबर 1939 को मुक्ति दिवस मनाया गया था। और चौथे नंबर पर है गांधी जिन्ना वार्ता। गांधी जिन्ना जो वार्ता हुई थी, यह वार्ता हुई थी 1944 के अंदर। तो इसमें सबसे पहले नंबर पर आएगा कम्युनल अवार्ड, जो 1932 का है। 1932 का। दूसरे नंबर पर इसमें आएगा मुक्ति दिवस, जो 1939 का है। तीसरे नंबर पर अगस्त प्रस्ताव, जो 1940 का है। और चौथे नंबर पर गांधी जिन्ना वार्ता, जो 1944 की है। तो 1, 3, 2 और 4। 1, 3, 2 और 4। 1, 3, 2 और 4 इसमें ऑप्शन है नहीं। यहाँ पर ऑप्शन इसमें 1, 2, 3, 4 दे रखे हैं, तो 1, 2, 3, 4 होंगे नहीं, क्योंकि इसमें 2 नंबर पहले दे रखा है, लेकिन अगस्त प्रस्ताव जो 1940 का है, और तीसरे नंबर पर जो मुक्ति दिवस है, यह मुक्ति दिवस 1939 के है। तो इसमें 3 पहले आएगा, 1, 3, 2, 4 आएगा, तो 4 नंबर ऑप्शन इसका होगा नहीं। यहाँ पर भी कुछ मिस्टेक है। इसमें 1, 3, 2 और 4 आप इसे सही मानना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से 1943 में सुभाष चंद्र बोस ने किस द्वीप को स्वराज द्वीप का नाम दिया? 1943 में सुभाष चंद्र बोस ने कौन से द्वीप को स्वराज द्वीप का नाम दिया था? निकोबार को। 1 नंबर ऑप्शन। 1943 में जापानी प्रधानमंत्री तोजो ने अंग्रेजों से जीते हुए अंडमान और निकोबार द्वीप आजाद हिंद फौज को सौंप देने की घोषणा की, जिसके बाद इन द्वीपों का नाम बदलकर क्रमशः शहीद और स्वराज द्वीप कर दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किन स्वतंत्रता सेनानियों को काकोरी ट्रेन एक्शन में शामिल होने के कारण फांसी दे दी गई थी? काकोरी ट्रेन एक्शन में शामिल होने के कारण फांसी कौन से स्वतंत्रता सेनानियों को दी गई थी? तो इस काकोरी ट्रेन एक्शन के कारण की इस घटना के कारण जो 4 स्वतंत्रता सेनानियों को फांसी दी गई थी, जिनमें राम प्रसाद बिस्मिल थे, राजेंद्र लाहिड़ी थे, अशफाक उल्ला खान थे, और इनके अलावा जो एक और थे वो थे रोशन सिंह। मुकुंद लाल और सचिंद्र नाथ सान्याल को इसमें फांसी नहीं दी गई थी। तो इसमें 1, 3 और 5 होगा। 1, 3 और 5, 3 नंबर ऑप्शन। काकोरी ट्रेन एक्शन में शामिल होने के कारण राजेंद्र लाहिड़ी, राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्ला खान और रोशन सिंह को फांसी दे दी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बारदोली किसान सत्याग्रह के संबंध में कौन से कथन इसमें सही है?
सत्य कथन बताने हैं कि कौन-कौन से कथन हैं जो सत्य है बारदोली किसान सत्याग्रह से संबंधित। सबसे पहले नंबर पर कि बारदोली सत्याग्रह के पीछे मुख्य कारण गुजरात में बाढ़ और अकाल की घटना थी। तो इसमें मुख्य कारण बाढ़ और अकाल नहीं बल्कि भू राजस्व की दर को बढ़ाया जाना था। भू राजस्व की द दर को बढ़ाया था, जिसके कारण बारदोली सत्याग्रह किया गया था। तो पहला ऑप्शन इसका गलत होगा। दूसरा, यह किसान आंदोलन 1928 में वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में हुआ था। बारदोली सत्याग्रह जो 1928 में वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में हुआ था, तो दूसरा ऑप्शन सही है। तीसरा, इस आंदोलन की सफलता के बाद महिलाओं ने वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि दी थी। म इस बारदोली सत्याग्रह के बाद जो वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि दी थी, उसके बाद से इनको सरदार वल्लभ भाई पटेल के नाम से जाना जाता है। तो 2 और 3 इसमें सही हैं। 2 और 3 1 नंबर ऑप्शन। बारदोली सत्याग्रह का प्रमुख कारण भू राजस्व की दर को बढ़ाया जाना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका में निष्क्रिय प्रतिरोध संघ पैसिव रेजिस्टेंट एसोसिएशन का गठन निम्नलिखित में से किसके विरुद्ध अभियान चलाने हेतु किया गया था? तो यह किया गया था भारतीयों के लिए अनिवार्य रूप से पंजीकरण प्रमाण पत्र साथ लेकर चलने की जो घोषणा की गई थी, उनके विरुद्ध जो गांधी जी ने यह दक्षिण अफ्रीका में आंदोलन चलाया था। तो 2 नंबर ऑप्शन इसका राइट होगा। 1906 में 1906 में ट्रांसवाल में एक कानून लाया गया, एशियाटिक रजिस्टर्ड एक्ट, जिसमें भारतीयों को पंजीयन पत्र 24 घंटे अपने पास रखना जरूरी था। गांधी जी ने इसके खिलाफ पैसिव रेजिस्टेंट एसोसिएशन की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से किसे भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान गिरफ्तार कर अहमदनगर किले में नहीं रखा गया था? किसको जो भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान गिरफ्तार करके अहमदनगर किले में नहीं रखा गया था? तो डॉक्टर पट्टाभी सीतारामैया, जवाहरलाल नेहरू और गोविंद वल्लभ पंत, इन तीनों को जो अहमदनगर किले में रखा गया था। वहीं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को जो गिरफ्तार करके पटना बांकीपुर जेल में भेजा गया था। तो पटना की बांकीपुर जेल में जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भेजा गया था, अहमदनगर किले में नहीं रखा था। 4 नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन आईएनए युद्धबंदियों की रक्षा के लिए ऐतिहासिक लाल किले के मुकदमे में उपस्थित थे? आईएनए युद्धबंदियों की रक्षा के लिए ऐतिहासिक लाल किले के मुकदमे में कौन इसमें से उपस्थित थे? तो इसमें भूला भाई देसाई थे, के एन काटजू थे, तेज बहादुर सप्रू थे और जवाहरलाल नेहरू थे। हाँ, वल्लभ भाई पटेल इसमें नहीं थे। तो 1, 3, 4 और 5। 1, 3, 4 और 5, 4 नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत छोड़ो आंदोलन के शुभारंभ की पूर्व संध्या पर महात्मा गांधी ने लोगों के विभिन्न समूहों के लिए कुछ विशेष निर्देश दिए थे। इन निर्देशों के संदर्भ में कथनों पर विचार कीजिए। भारत छोड़ो आंदोलन के शुभारंभ की पूर्व संध्या महात्मा गांधी ने लोगों के विभिन्न समूहों के कुछ विशेष निर्देश दिए थे। तो इनमें से कौन कौन से निर्देश इसमें से थे? तो सबसे पहला कि उन्होंने सरकारी सेवकों से पद त्याग करने को कहा था। सरकारी सेवकों से पद त्याग करने को नहीं कहा था, बल्कि उन्हें कहा था कि नौकरी में रहते हुए कांग्रेस के प्रति अपनी निष्ठा घोषित करें। पद त्याग का नहीं कहा था। तो पहला ऑप्शन इसका गलत होगा। दूसरे नंबर पर है कि उन्होंने सैनिकों से अपना पद छोड़ने के लिए कहा। तो सैनिकों से भी पद छोड़ने के लिए नहीं, बल्कि सैनिकों से कहा कि आप देशवासियों पर गोली चलाने से इनकार कर देना। पद छोड़ने का ना सरकारी सेवकों को कहा था, ना ही सैनिकों को कहा था। तो दोनों ही ऑप्शन इसमें गलत है। तीसरा, उन्होंने रियासतों के राजाओं से अपने लोगों की संप्रभुता स्वीकार करने के लिए कहा गया था। तो तीसरा ऑप्शन सही है। चौथा है, छात्र आजादी मिलने तक शिक्षण संस्थान छोड़ दे। छात्र है जो आजादी मिलने तक शिक्षण संस्थान छोड़ दे। तो 3 और 4 इसमें दोनों सही है। 3 और 4 2 नंबर ऑप्शन। सरकारी कर्मचारियों से नौकरी में रहते हुए कांग्रेस के प्रति अपनी निष्ठा घोषित करने का कहा था। और दूसरा, सैनिकों से देशवासियों पर गोली चलाने से इनकार करने का कहा गया था।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान पहली समानांतर सरकार कहाँ स्थापित हुई थी? भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान पहली समानांतर सरकार कहाँ स्थापित हुई थी? उत्तर प्रदेश के बलिया में। 4 नंबर ऑप्शन। भारत छोड़ो आंदोलन के समय पहली समानांतर सरकार की स्थापना बलिया, उत्तर प्रदेश में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। सविनय अवज्ञा आंदोलन के संबंध में निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। एक तरफ अभियान दे रखे हैं और सामने उन अभियान के स्थान दे रखे हैं। इनमें से कौन सा युग्म है जो सही सुमेलित है? सबसे पहले चौकीदारी विरोधी अभियान पूर्वी भारत में चला था। वन कानूनों की अवज्ञा मध्य प्रांत में और कर न दो लगान न दो का अभियान चलाया गया था संयुक्त प्रांत में। तो तीनों ही ऑप्शन इसके सही होंगे। 4 नंबर ऑप्शन। चौकीदारी विरोधी पूर्वी भारत, वन कानूनों की अवज्ञा महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश प्रांत और कर्नाटक। कर न दो लगान न दो का अभियान चलाया था संयुक्त प्रांत में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान निम्नलिखित में से किसने उषा मेहता को एक गुप्त रेडियो स्टेशन कांग्रेस रेडियो को संचालित करने में सहयोग किया दिया था? भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान निम्नलिखित में से किसने उषा मेहता को एक गुप्त रेडियो स्टेशन कांग्रेस रेडियो को संचालित करने में सहयोग किया था? तो यह किया था डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने। 3 नंबर ऑप्शन। भूमिगत रेडियो स्टेशन का केंद्र बम्बई व नासिक में था। संचालक उषा मेहता, आर एम लोहिया, वी एम खाकर और नादिमन अब्रबाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है 16 अगस्त 1946 को हुए प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस के समय बंगाल का मुख्यमंत्री कौन था? 16 अगस्त 1946 को हुए प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस के समय बंगाल का मुख्यमंत्री कौन था? शहीद सुहरावर्दी। 3 नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि महात्मा गांधी ने अछूतों हेतु पृथक निर्वाचन मंडल का विरोध किया क्योंकि उनका मानना था। उन्होंने अछूतों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल का विरोध क्यों किया था? क्योंकि गांधी जी का मानना था कि दलितों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल से समाज में उनके एकीकरण की प्रक्रिया धीमी पड़ जाएगी। 3 नंबर ऑप्शन। जब दूसरे गोलमेज सम्मेलन में दलितों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल की व्यवस्था की तो गांधी जी ने इसका विरोध किया क्योंकि गांधी जी का मत था कि दलितों के लिए अलग निर्वाचन क्षेत्रों की व्यवस्था से समाज में उनके एकीकरण की प्रक्रिया धीमी पड़ जाएगी। इसे अछूतों का सदैव अस्पृश्य बने रहना सुनिश्चित हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आधुनिक भारतीय इतिहास में राष्ट्रीय कांग्रेस का त्रिपुरी अधिवेशन आधुनिक भारतीय इतिहास में राष्ट्रीय कांग्रेस का त्रिपुरी अधिवेशन 1939 के संदर्भ में सत्य कथन कौन कौन से हैं? सबसे पहला कि इस अधिवेशन में सुभाष चंद्र बोस प्रथम बार अध्यक्ष चुने गए थे। तो प्रथम बार नहीं बल्कि उन्नीस में जो 1939 का जो त्रिपुरी अधिवेशन था इसमें सुभाष चंद्र बोस दूसरी बार अध्यक्ष चुने गए थे। तो पहला ऑप्शन इसका गलत होगा। दूसरा कि त्रिपुरी अधिवेशन के अध्यक्ष चुनाव में बोस ने पट्टाभी सीतारमैया को पराजित किया था। तो ये सही है। तीसरा वह कांग्रेस के सदस्यों के मध्य होने वाले आंतरिक विवाद के कारण उल्लेखनीय रहा। तो 2 और 3 इसमें सही है। 1 नंबर इसका गलत होगा। 2 और 3, 3 नंबर ऑप्शन। सुभाष चंद्र बोस पट्टाभी सीतारमैया को पराजित करके दूसरी बार कांग्रेस के अध्यक्ष बने। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को सुभाष चंद्र बोस के स्थान पर कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1938 में गठित राष्ट्रीय नियोजन समिति का अध्यक्ष कौन था? 1938 में गठित राष्ट्रीय नियोजन समिति का अध्यक्ष कौन था? जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1946 में नौसैनिक विद्रोह के कारणों के संबंध में निम्नलिखित तथ्यों पर विचार कीजिए। 1946 में नौसैनिक विद्रोह के कारणों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर है जो विचार कीजिए। सबसे पहला नंबर पर क्या है कि प्रजातीय भेद के कारण। दूसरा, भारतीय अफसरों की नियुक्ति की मांग की गई। इंडोनेशिया से भारतीय सैनिकों को वापस बुलाया जाए और आजाद हिंद फौज के अफसरों सहित सभी राजनीतिक बंदियों की रिहाई। ये सभी जो कारण थे इस नौसैनिक 1946 के नौसैनिक विद्रोह के प्रमुख कारण थे। तो चारों ही ऑप्शन इसके
सही होंगे। 3 नंबर ऑप्शन। 3 नंबर ऑप्शन। 1946 के नौसैनिक विद्रोह में नौसैनिक ने अपनी निम्न मांगे रखी: प्रजातीय भेदभाव की समाप्ति, ब्रिटिश अफसरों के स्थान पर भारतीय अफसरों की नियुक्ति, इंडोनेशिया से भारतीय सैनिकों को वापस बुलाया जाना और आजाद हिंद फौज के अफसरों सहित सभी राजनीतिक बंदियों की रिहाई करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेवेल योजना के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही नहीं है? वेवेल योजना के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प है जो सही नहीं है? सबसे पहला नंबर पहला नंबर ऑप्शन है कि कमांडर इन चीफ को छोड़कर वायसराय की कार्यकारिणी परिषद के सभी सदस्य भारतीय होने थे, तो यह सही है। दूसरा, वेवेल योजना के प्रावधानों के संबंध में चर्चा करने के लिए शिमला सम्मेलन आयोजित किया गया। तीसरा, गवर्नर जनरल के वीटो को समाप्त कर दिया। गवर्नर जनरल के वीटो को समाप्त किया, तो गवर्नर जनरल के वीटो को समाप्त नहीं किया था, किंतु उसका अनावश्यक प्रयोग नहीं होगा। 3 नंबर ऑप्शन इसका गलत है। चौथा ऑप्शन ऑप्शन है कि मुस्लिम लीग के विरोध के कारण वेवेल योजना निरस्त कर दी गई। मुस्लिम लीग के विरोध के कारण जो ये वेवेल योजना जो निरस्त कर दी गई थी, तो 4 नंबर ऑप्शन भी सही है। कौन सा सही नहीं है? 3 नंबर ऑप्शन। गवर्नर जनरल के वीटो को समाप्त नहीं किया गया था, किंतु उसका अनावश्यक प्रयोग नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत छोड़ो आंदोलन के समय तामुलुक में बनी समानांतर सरकार के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? भारत छोड़ो आंदोलन के समय तामुलुक में बनी समानांतर सरकार के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? सबसे पहला कि यह सबसे दीर्घजीवी सरकार थी, तो यह सबसे दीर्घजीवी सरकार थी, यही जो गलत है, क्योंकि भारत छोड़ो आंदोलन के समय जो सबसे दीर्घजीवी जो समानांतर सरकार थी, यह समानांतर सरकार तामुलुक की नहीं, बल्कि यह सरकार थी सतारा की। दीर्घजीवी जो सरकार थी, यह सतारा की जो समानांतर सरकार थी, यह सबसे दीर्घजीवी सरकार थी। तो पहला ही ऑप्शन इसका गलत है। दूसरा, यहाँ पर विद्युत वाहिनी सेना बनाई गई। यहाँ पर विद्युत वाहिनी सेना बनाई गई थी तामुलुक में। सतीश सावंत के नेतृत्व में इस सरकार की स्थापना की गई। इसे राष्ट्रीय सरकार के नाम से भी जाना गया। 2, 3 और 4 सही है। पहला इसमें असत्य होगा। भारत छोड़ो आंदोलन में बनी समानांतर सरकारों में सबसे दीर्घजीवी सरकार सतारा की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्रिप्स मिशन के प्रस्ताव के संदर्भ में हम निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्रिप्स मिशन के जो प्रस्ताव थे, इनमें से दो दे रखे हैं, इनमें से कौन सा कथन सत्य है? पहला कि संविधान सभा में प्रांतीय विधानसभा और भारतीय रियासतों के सदस्य मनोनीत किए जाएंगे। संविधान सभा में प्रांतीय विधानसभा और भारतीय रियासतों के सदस्य मनोनीत किए जाएंगे, तो यह बात गलत है, क्योंकि प्रांतीय विधानसभाओं के सदस्य मनोनीत नहीं बल्कि उनका निर्वाचन किया जाएगा, और उनका निर्वाचन भी होगा आनुपातिक प्रतिनिधित्व के आधार पर। तो पहला ऑप्शन इसका गलत होगा। दूसरा, ब्रिटिश प्रांतों और देशी रियासतों को मिलाकर भारतीय संघ का निर्माण किया जाएगा, तो 2 नंबर ऑप्शन इसका सही है। कौन सा कथन सत्य है? केवल 2। संविधान सभा में भारतीय विधान सभाओं के सदस्यों का निर्वाचन आनुपातिक प्रतिनिधित्व के आधार पर किया जाना था। देशी रियासतों के प्रतिनिधियों का जनसंख्या के अनुपात में मनोनयन करने का अधिकार वहां के शासक को होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 4 जुलाई 1943 को रास बिहारी बोस ने पूर्वी एशिया में इंडियन नेशनल आर्मी का नेतृत्व सुभाष चंद्र बोस को किस स्थान पर सौंपा था? 4 जुलाई 1943 को रास बिहारी बोस ने पूर्वी एशिया में इंडियन नेशनल आर्मी का नेतृत्व सुभाष चंद्र बोस को कौन से स्थान पर सौंपा था? सिंगापुर में। 2 नंबर ऑप्शन। 4 जुलाई 1943 को रास बिहारी बोस ने सिंगापुर में आजाद हिंद फौज आईएनए की कमान है जो सुभाष चंद्र बोस को सौंप दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुमेलित कीजिए। सुमेलित करना है, नीचे जो कूट दे रखे हैं, दो सूचियां दे रखी है। एक तरफ लेखकों के नाम है और सामने उनके द्वारा लिखी गई पुस्तकों के नाम है। सबसे पहला इसमें बी आर अम्बेडकर है। सामने जो पुस्तक है ये एन इंडियन पिलग्रिम। एन इंडियन जो पिलग्रिम पुस्तक है, यह पुस्तक लिखी गई थी एस सी
बोस के द्वारा। एस.सी. बोस ने जो एन इंडियन पिलग्रिम पुस्तक लिखी थी। एस.सी. बोस है डी नंबर ऑप्शन में। दूसरे नंबर पर है राजेंद्र प्रसाद। राजेंद्र प्रसाद की जो इसमें पुस्तक है यह इंडिया डिवाइडेड राजेंद्र प्रसाद की है। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की पुस्तक है इंडिया विंस फ्रीडम और और द पार्टीशन ऑफ इंडिया। पाकिस्तान और द पार्टीशन ऑफ द इंडिया जो पुस्तक लिखी गई थी यह भीमराव अंबेडकर के द्वारा लिखी गई थी। एक नंबर ऑप्शन। तो इसमें जो राइट आंसर होगा वो होगा 4, 3, 2 और 1। 2 नंबर ऑप्शन। बी आर अम्बेडकर की है पाकिस्तान और द पार्टीशन ऑफ इंडिया। राजेंद्र प्रसाद की इंडिया डिवाइडेड। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के इंडिया विंस फ्रीडम और सुभाष चंद्र बोस की पुस्तक है एन इंडियन पिलग्रिम। नेक्स्ट क्वेश्चन है वल्लभ भाई पटेल ने निम्नलिखित में से किन सत्याग्रहों में भाग लिया था। वल्लभ भाई पटेल ने इनमें से कौन कौन से सत्याग्रहों में भाग लिया था। तो खेड़ा सत्याग्रह में भाग लिया था, नागपुर ध्वज सत्याग्रह में भाग लिया था और बरसांड दंडात्मक कर सत्याग्रह में भी भाग लिया था। तो तीनों ही ऑप्शन इसके राइट होंगे। 4 नंबर ऑप्शन। पटेल ने खेड़ा, बरसाड, नागपुर का झंडा सत्याग्रह और बारदोली किसान आंदोलन में भाग लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है माउंटबेटन योजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अब माउंटबेटन योजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, इसके अनुसार भारत और पाकिस्तान को डोमिनियन स्टेटस का दर्जा दिया जाना था। इस योजना के अंतर्गत भारत और पाकिस्तान को डोमिनियन स्टेटस का दर्जा प्रदान किया जाना था। तो यह बात बिल्कुल सही है। दूसरे नंबर पर है उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत और असम के सिलहट जिले। उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत और असम के सिलहट जिले में जनमत संग्रह से यह तय करना था कि भारत में शामिल होना था या पाकिस्तान में। तो दूसरा ऑप्शन भी इसका सत्य है। इस सीमा आयोग की स्थापना का इसमें सीमा आयोग की स्थापना का भी प्रावधान था। तो तीनों ही ऑप्शन इसके राइट होंगे। 4 नंबर ऑप्शन। भारत को दो स्वतंत्र डोमिनियन स्टेट्स में विभाजित किया जाएगा। पंजाब व बंगाल विधानसभाओं के सदस्यों को तय करना था कि भारत में या पाकिस्तान में जाना है। उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत और असम के सिलहट जिले में जनमत संग्रह का प्रावधान था और सीमा आयोग की स्थापना का प्रावधान था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्रिप्स मिशन और शिमला सम्मेलन के विचार विमर्श में कांग्रेस का नेतृत्व किसने किया। क्रिप्स मिशन और शिमला सम्मेलन के विचार विमर्श में कांग्रेस का नेतृत्व किसने किया था। अब्दुल कलाम आजाद ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर भी दो सूचियां दे रखी है। एक तरफ समानांतर सरकार है और दूसरी तरफ उनके नेताओं के नाम है। सबसे पहला है बलिया। बलिया में जो समानांतर सरकार स्थापित की थी यह किसके द्वारा की गई थी। वहां के प्रमुख नेता कौन थे। चित्तू पांडे। बलिया में चित्तू पांडे। दूसरे नंबर पर है ताम्रलिप्ति जातीय सरकार। ताम्रलिप्ति जातीय सरकार सतीश सावंत के नेतृत्व में तलचर तलचर की जो अ, तलचर में समानांतर सरकार स्थापित की गई थी यह लक्ष्मण नायक के नेतृत्व में। और सतारा की प्रति सरकार नाना पाटिल के नेतृत्व में। 3, 4, 2 और 1। 1 नंबर ऑप्शन। बलिया में चित्तू पांडे, ताम्रलिप्ति में सतीश सामंत, तलचर में लक्ष्मण नायक और सतारा में नाना पाटिल। अगला क्वेश्चन है कि देसाई लियाकत फॉर्मूला के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। देसाई लियाकत फॉर्मूला के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें से सत्य कथन बताना है। पहला, यह वेवेल योजना की विफलता का परिणाम था। तो देसाई लियाकत जो फॉर्मूला है यह वेवेल योजना से पहले का है। वेवेल योजना जो आई थी यह जून 1945 में आई थी, लेकिन देसाई लियाकत फॉर्मूला जो अप्रैल 1945 का है। तो यह 1 नंबर ऑप्शन इसका गलत होगा। दूसरा, इसने केंद्र में बनने वाली अंतरिम सरकार में अल्पसंख्यकों के प्रतिनिधित्व हेतु प्रस्ताव किया था। केंद्र में बनने वाली अंतरिम सरकार के अल्पसंख्यकों के प्रतिनिधित्व हेतु प्रस्ताव किया था। तो 2 नंबर ऑप्शन इसमें सही है। सत्य कथन 2 नंबर ऑप्शन। लियाकत देसी फॉर्मूला
अप्रैल 1945 में आया। अ, वेवेल योजना जो जून 1945 में आई। देसाई ने मुस्लिम लीग के लिए समान प्रतिनिधित्व का प्रस्ताव रखा, मगर यह भी असफल हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के संदर्भ में निम्नलिखित में से किस आंदोलन में एक रणनीति के रूप में कर्नाटक पद्धति का उपयोग किया गया था? भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के संदर्भ में निम्नलिखित में से किस आंदोलन में एक रणनीति के रूप में कर्नाटक पद्धति का उपयोग किया गया था? तो यह किया गया था भारत छोड़ो आंदोलन में। 3 नंबर ऑप्शन। कर्नाटक पद्धति में किसानों द्वारा दिन में कृषि कार्य तथा रात में अमीरों पर धावा बोला जाता था। धन लूटकर गरीब जनता में वितरित किया जाता था। इसे रॉबिन हुड पद्धति भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मौलाना अबुल कलाम आजाद के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन है जो सही है? मौलाना अबुल कलाम आजाद से संबंधित कौन कौन से कथन सत्य है? पहला कि वे अखिल भारतीय खिलाफत समिति के संस्थापक थे। अखिल भारतीय खिलाफत समिति के संस्थापक थे। वे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सबसे युवा अध्यक्ष बने थे। 1947 में गठित सरकार में उन्हें शिक्षा मंत्री के पद पर नियुक्त किया गया था। तो तीनों ही ऑप्शन इसमें सही है। 4 नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राजेंद्र प्रसाद के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? राजेंद्र प्रसाद के बारे में कौन सा कथन इसमें से असत्य कथन है? पहला कि 1934 में कांग्रेस के बंबई अधिवेशन में अध्यक्ष चुने गए थे। दूसरा, 1946 में गठित अंतरिम सरकार में वे संचार मंत्री रहे थे। तो उन्हें 1946 में जो अंतरिम सरकार गठित हुई थी, इसमें राजेंद्र प्रसाद को संचार मंत्री नहीं बल्कि उन्हें बनाया गया था कृषि और खाद्य मंत्री। तो 2 नंबर ऑप्शन इसका गलत होगा। संचार मंत्री नहीं थे, कृषि और खाद्य मंत्री थे। तीसरा, 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष बने थे। तो तीसरा ऑप्शन भी इसका सही है। असत्य कथन 2 नंबर। 1946 में गठित अंतरिम सरकार में राजेंद्र प्रसाद कृषि एवं खाद्य मंत्री बनाए गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसने प्रसिद्ध भारत छोड़ो प्रस्ताव प्रस्तुत किया था? भारत छोड़ो प्रस्ताव किन्होंने प्रस्तुत किया था? जवाहरलाल नेहरू ने। 7 अगस्त को बंबई में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की बैठक में नेहरू ने प्रसिद्ध भारत छोड़ो प्रस्ताव पेश किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय आंदोलन की निम्नलिखित घटनाओं को कालक्रम अनुसार व्यवस्थित करते हुए नीचे दिए गए कोड से सही विकल्प का चयन कीजिए। राष्ट्रीय आंदोलन की निम्नलिखित घटनाएं, इनमें सबसे पहले पर है नौसैनिक विद्रोह। नौसैनिक विद्रोह जो हुआ था, यह हुआ था 1946 के अंदर। नौसैनिक विद्रोह फरवरी 1946 का है। दूसरे नंबर पर है माउंट बेटन की योजना। माउंट बेटन की जो योजना आई थी, यह आई थी जून 1947 में। जून 1947 को। तीसरे नंबर पर है एटली की घोषणा। एटली ने जो घोषणा की थी, यह 1947 में की थी, लेकिन एटली ने घोषणा की थी फरवरी 1947 में। फरवरी 1947 को। और चौथे नंबर पर हिंदू महासभा के द्वारा भारत विभाजन के विरुद्ध काला दिवस मनाना। हिंदू महासभा के द्वारा भारत विभाजन के विरुद्ध काला दिवस जो मनाया गया था, यह मनाया गया था जुलाई 1947 को। तो इसमें 3 घटनाएं 1947 की है और नौसैनिक विद्रोह जो 1946 का है। तो इसमें सबसे पहले नंबर पर नौसैनिक विद्रोह आएगा। दूसरे नंबर पर इसमें आएगा एटली की घोषणा जो फरवरी 1947 की है। तीसरे नंबर पर इसमें आएगा माउंट बेटन की योजना जो जून 1947 की है। और चौथे नंबर पर आएगा हिंदू महासभा के द्वारा भारत विभाजन के विरुद्ध काला दिवस मनाना जो जुलाई 1947 का है। तो इसमें 1, 3, 2 और 4 है। 1 नंबर ऑप्शन। नौसेना विद्रोह 18 फरवरी 1946, माउंट बेटन योजना 3 जून 1947, एटली की घोषणा 20 फरवरी 1947, हिंदू महासभा के द्वारा भारत विभाजन के विरुद्ध काला दिवस मनाया गया था 3 जुलाई 1947 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एटली की घोषणा के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है?
एटली की घोषणा के संदर्भ में कौन सा कथन है जो इसमें से असत्य कथन है? सबसे पहला है कि लॉर्ड वेवेल के स्थान पर माउंटबेटन को भारत का गवर्नर जनरल नियुक्त करने की घोषणा की गई थी, तो ये सही है। दूसरा, जून 1947 तक भारतीयों को सत्ता सौंपने की घोषणा की थी। तो एटली ने जो घोषणा की थी उसमें जून 1947 नहीं बल्कि जून 1948 तक की घोषणा की थी कि जून 1948 तक भारतवासियों को सत्ता सौंप दी जाएगी। हालांकि बाद में अगस्त 1947 में ही सौंप दी गई थी। 2 नंबर ऑप्शन इसका गलत होगा। देशी रियासतों को स्वतंत्र किया जाएगा अगर भारतीय घोषित तिथि तक घोषित तिथि तक संविधान पर सहमत नहीं होते हैं, तो भी अंग्रेज किसी केंद्रीय किसी किसी केंद्रीय सरकार या प्रांतीय सरकार को सत्ता सौंप देगी जो भारतीय लोगों के हित में हो। तो चौथा ऑप्शन भी इसमें सही है। 2 नंबर इसका गलत होगा। एटली की घोषणा में अंग्रेजों द्वारा भारत छोड़ने की घोषणा 30 जून 1948 को की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1946 में गठित अंतरिम सरकार में कौन मुस्लिम लीग का सदस्य था? 1946 में गठित जो अंतरिम सरकार थी इनमें इनमें से कौन है जो मुस्लिम लीग का सदस्य था? तो यह थे जोगिंदर नाथ मंडल। 4 नंबर ऑप्शन। 1946 में गठित अंतरिम सरकार में मुस्लिम लीग के सदस्य लियाकत अली खां, आई चुंद्रीगर, अब्दुल रफ निस्तर, गजनफर अली खां और जोगिंदर नाथ मंडल थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कैबिनेट मिशन में कौन सा सदस्य भारत सचिव था? कैबिनेट मिशन में कौन सा सदस्य भारत सचिव था? लॉर्ड पैथिक लॉरेंस। कैबिनेट मिशन में 3 सदस्य दल था जिसमें लॉर्ड पैथिक लॉरेंस जो भारतीय सचिव के पद पर था, सर सर स्टेफोर्ड क्रिप्स जो व्यापार बोर्ड के अध्यक्ष थे और ए.वी. अलेक्जेंडर नौसेना के मंत्री थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1946 में गठित अंतरिम मंत्रिमंडल को उनके मंत्रालय से सम्मिलित कीजिए। 1946 में गठित अंतरिम मंत्रिमंडल को उनके मंत्रालय से सम्मिलित कीजिए। एक तरफ व्यक्तियों के नाम दे रखे हैं और सामने उनके पद दे रखे हैं। तो सबसे पहले नंबर पर है आसफ अली जो रेलवे मंत्री थे। दूसरे नंबर पर है आई चुंद्रीगर जो वाणिज्य मंत्री थे। सी राजगोपालाचारी इस अंतरिम मंत्रिमंडल में शिक्षा मंत्री थे और गजनफर अली खां जो स्वास्थ्य मंत्री थे। तो चारों ही ऑप्शन इसमें सम्मिलित है। 1 नंबर ऑप्शन। आसफ अली है रेलवे अब मंत्रालय में, आई चुंद्रीगर वाणिज्य मंत्रालय में, सी राजगोपालाचारी शिक्षा मंत्रालय में और गजनफर अली खां स्वास्थ्य मंत्रालय में मंत्री थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आजाद हिंद फौज के किन सिपाहियों को ब्रिटिश सरकार के द्वारा फांसी की सजा सुनाई गई थी? आजाद आजाद हिंद फौज के किन सिपाहियों को ब्रिटिश सरकार के द्वारा फांसी की सजा सुनाई गई थी? तो फांसी की सजा सुनाई थी सरदार गुरुबख्श सिंह को, श्री प्रेम सहगल को और शाहनवाज को। 1, 2 और 3। 4 नंबर ऑप्शन। आजाद हिंद फौज के सिपाहियों में सरदार गुरुबख्श सिंह ढिल्लों, श्री प्रेम सहगल, शाहनवाज को फांसी की सजा सुनाई गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत छोड़ो आंदोलन के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? भारत छोड़ो आंदोलन से संबंधित इसमें से कौन सा कथन असत्य कथन है? सबसे पहला कि यह स्वतः स्फूर्त आंदोलन था। यह स्वतः स्फूर्त आंदोलन था। साम्यवादियों ने इस आंदोलन में भाग नहीं लिया था। साम्यवादियों ने इस आंदोलन में भाग नहीं लिया था। फरवरी 1943 में महात्मा गांधी ने संयुक्त प्रांत में सांप्रदायिक दंगों को रोकने के लिए अनशन प्रारंभ किया था। तो गांधी जी ने जो फरवरी 1943 में अनशन प्रारंभ किया था, यह संयुक्त प्रांत में सांप्रदायिक दंगों को रोकने के लिए नहीं बल्कि यह जो अनशन प्रारंभ किया था यह किया गया था ब्रिटिश सरकार के द्वारा जो हिंसा के विरुद्ध जो विरोध प्रदर्शित करने के लिए जो अनशन आरंभ किया गया था। तो 3 नंबर ऑप्शन इसका गलत होगा। चौथा है ब्रिटिश सरकार ने आंदोलन का दमन करने के लिए हवाई बम गिराए थे। ब्रिटिश सरकार ने आंदोलन का दमन करने के लिए हवाई बम गिराए थे। चौथा ऑप्शन भी इसका सही होगा। 3 नंबर इसका गलत है। गांधी जी ने फरवरी 1943 में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान ब्रिटिश सरकार द्वारा की गई हिंसा के विरुद्ध विरोध प्रदर्शित करने के लिए अनशन प्रारंभ किया गया था।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन से कथन सही है? सबसे पहला नंबर पे कि स्वतंत्रता के समय गांधी जी नोआखली में थे। स्वतंत्रता के समय गांधी जी नोआखली में थे, तो यह बात सही है। दूसरा, एटली ने गांधी जी को वन मैन बाउंड्री फोर्स कहकर संबोधित किया था। गांधी जी को वन मैन बाउंड्री फोर्स कहकर जो संबोधित किया था, यह एटली ने नहीं बल्कि माउंट बेटेन ने किया था। 2 नंबर ऑप्शन गलत है। गांधी जी ने 15 अगस्त को विभाजन के विरोध में उपवास रखा था। 15 अगस्त को विभाजन के विरोध में उपवास रखा था। तीसरा ऑप्शन भी इसमें सही है। तो सत्य कथन एक और तीन, एक और तीन, 2 नंबर ऑप्शन। माउंट बेटन ने गांधी जी को वन मैन बाउंड्री फोर्स कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कैबिनेट मिशन भारत कब आया था? कैबिनेट मिशन भारत कब आया था? 24 मार्च 1946 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कैबिनेट मिशन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है? कैबिनेट मिशन के बारे में निम्नलिखित में से कौन से कथन है जो सत्य कथन है? सबसे पहला कि इसने एक संघीय सरकार के लिए सिफारिश की थी। कैबिनेट मिशन ने संघीय सरकार के लिए सिफारिश की थी, तो यह सही है। दूसरा, पाकिस्तान निर्माण की मांग को स्वीकार नहीं किया था। कैबिनेट मिशन ने पाकिस्तान निर्माण की मांग को स्वीकार नहीं किया गया था, यह भी सत्य है। तीसरा कथन है कि संविधान सभा का निर्माण होकर नवीन सरकार के गठन तक 20 सदस्यों की अंतरिम सरकार की स्थापना की जाएगी। तो कैबिनेट मिशन के अंदर संविधान निर्माण होकर नवीन सरकार के गठन तक जो अंतरिम सरकार की स्थापना होगी, उसमें 20 सदस्य नहीं बल्कि 14 सदस्यों का उल्लेख किया गया है। तो 3 नंबर ऑप्शन इसका गलत होगा। सही कथन कौन से हैं? एक और दो, एक और दो, 2 नंबर ऑप्शन। संविधान बनकर लागू होने तक एक अंतरिम सरकार का गठन किया जाएगा, जिसमें 6 कांग्रेस के, 5 लीग के, 3 सिख पारसी ईसाई सदस्य होंगे। कुल 14 सदस्य होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गांधी जी ने किसके बारे में कहा था? गांधी जी ने किसके बारे में कहा था कि यह एक ऐसा सर्वश्रेष्ठ दस्तावेज था जो तत्कालीन परिस्थितियों में ब्रिटिश सरकार द्वारा प्रस्तुत किया जा सकता था? किसके बारे में कहा था कि यह एक ऐसा सर्वश्रेष्ठ दस्तावेज था जो तत्कालीन परिस्थितियों में ब्रिटिश सरकार के द्वारा प्रस्तुत किया जा सकता था? यह बात कही थी कैबिनेट मिशन के बारे में। 3 नंबर ऑप्शन। गांधी जी ने कैबिनेट मिशन के बारे में कहा था कि यह एक ऐसा सर्वश्रेष्ठ दस्तावेज था जो तत्कालीन परिस्थितियों में ब्रिटिश सरकार द्वारा प्रस्तुत किया जा सकता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ऑपरेशन रूबिकॉन ब्रिटिश सरकार के द्वारा किस लिए चलाया गया था? ऑपरेशन रूबिकॉन किस लिए चलाया था? तो जेल में गांधी जी के अंतिम संस्कार की तैयारियों को लेकर। 2 नंबर ऑप्शन। फरवरी 1943 में जब गांधी जी ने जेल में आमरण अनशन शुरू किया, तो ब्रिटिश सरकार के द्वारा ऑपरेशन रूबिकॉन चलाकर गांधी जी के अंतिम संस्कार की तैयारियां शुरू कर दी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अक्टूबर 1943 में सुभाष चंद्र बोस के द्वारा गठित आजाद हिंद सरकार को किन देशों ने मान्यता प्रदान की थी? अक्टूबर 1943 में सुभाष चंद्र बोस के द्वारा आजाद हिंद सरकार की जो स्थापना की गई थी, इस सरकार को कौन कौन से देशों ने मान्यता दी थी? तो इसमें जर्मनी ने, थाईलैंड ने, वर्मा ने और क्रोएशिया ने, इन चारों ही देशों ने इसे मान्यता प्रदान की थी। 1, 2, 3 और 4, 2 नंबर ऑप्शन। जापान, क्रोएशिया, वर्मा, जर्मनी, इटली, नानकिन, मंचूका, थाईलैंड और फिलीपींस ने जो इस आजाद हिंद सरकार को मान्यता प्रदान की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जून 1930 में गांधी जी की गिरफ्तारी के बाद सविनय अवज्ञा आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? जून 1930 में गांधी जी की गिरफ्तारी के बाद सविनय अवज्ञा आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? अब्बास तैयब जी ने। 3 नंबर ऑप्शन। जून 1930 में गांधी जी की गिरफ्तारी के बाद सविनय अवज्ञा आंदोलन का नेतृत्व अब्बास तैयब जी के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आजाद हिंद सरकार के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? आजाद हिंद सरकार के संबंध में कौन सा कथन है जो इसमें असत्य कथन है? सबसे पहला है कि आजाद हिंद सरकार का गठन रंगून में किया गया था। तो इस सरकार का गठन रंगून में नहीं बल्कि
इस सरकार का गठन किया गया था सिंगापुर के अंदर। सिंगापुर में इसका गठन किया था। पहला ही ऑप्शन इसका गलत होगा। दूसरा कि इस सरकार में प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति एवं सेनापति तीनों पद सुभाष चंद्र बोस के पास थे। वित्त मंत्रालय AC चटर्जी के पास था और प्रचार मंत्रालय SA अय्यर के पास था। तो 2, 3 और 4 तीनों ही इसमें सही है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करते हुए कोट की सहायता से असत्य कथनों का चयन कीजिए। असत्य कथन इसमें से कौन से हैं? पहले नंबर पर है कि मई 1939 में सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन किया था। मई 1939 में सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन किया था। यह सही है। फॉरवर्ड ब्लॉक का पहला सम्मेलन कलकत्ता में आयोजित हुआ था। तो फॉरवर्ड ब्लॉक का पहला जो सम्मेलन हुआ था यह कलकत्ता में नहीं बल्कि यह हुआ था नागपुर के अंदर। फॉरवर्ड ब्लॉक का पहला सम्मेलन नागपुर में हुआ था, कलकत्ता में नहीं। दूसरा ऑप्शन इसका असत्य है। तीसरा MN रॉय व जयप्रकाश नारायण ने फॉरवर्ड ब्लॉक का विरोध किया था। तो तीसरा ऑप्शन भी इसमें सही है। असत्य कथन पूछा है 2 नंबर ऑप्शन, केवल 2 नंबर। फॉरवर्ड ब्लॉक का पहला सम्मेलन नागपुर में आयोजित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है गद्दर आंदोलन के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? गद्दर आंदोलन से संबंधित कौन सा कथन इसमें से असत्य है? गद्दर समाचार पत्र सैन फ्रांसिस्को से निकला था। गद्दर समाचार पत्र सैन फ्रांसिस्को से निकला था। गद्दर समाचार के प्रधान संपादक लाला हरदयाल थे। गद्दर समाचार पत्र उर्दू, अंग्रेजी, गुजराती तथा गुरुमुखी में प्रकाशित होता था। 1 नवंबर 1914 को गदर का पहला अंक उर्दू में प्रकाशित हुआ। गदर का पहला अंक जो उर्दू में प्रकाशित हुआ 1914 को नहीं बल्कि 1 नवंबर 1913 को प्रकाशित किया गया था। तो 4 नंबर ऑप्शन इसका गलत होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किन क्रांतिकारियों ने केंद्रीय असेंबली में 2 बम फेंके? किन क्रांतिकारियों ने केंद्रीय असेंबली में 2 बम फेंके जिसका उद्देश्य किसी को मारना नहीं बल्कि पब्लिक सेफ्टी बिल और ट्रेड डिस्प्यूट बिल के खिलाफ आवाज उठाना था? तो यह बम किसने फेंका था जिनका उद्देश्य किसी को मारना नहीं बल्कि पब्लिक सेफ्टी बिल और ट्रेड डिस्प्यूट बिल के खिलाफ आवाज उठाना था? तो यह बम फेंका गया था भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त के द्वारा। 8 अप्रैल 1929 को भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने केंद्रीय असेंबली में 2 बम फेंके थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है? हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है? सबसे पहला कि इसकी स्थापना 1928 में दिल्ली के फिरोजशाह कोटला मैदान में हुई थी। HSRA की स्थापना 1928 में दिल्ली के फिरोजशाह कोटला मैदान में हुई थी। समाजवाद की स्थापना करना HSRA का लक्ष्य घोषित किया और HSRA का मुख्यालय झांसी स्थापित किया गया। झांसी स्थापित किया गया और राजस्थान के कुंदन लाल को मुखिया बनाया था। तो तीनों ऑप्शन ही इसके सही है। तो इसमें असत्य कथन पूछा है तो असत्य कथन उपयुक्त में से कोई नहीं। 4 नंबर ऑप्शन। 1928 में दिल्ली स्थित फिरोजशाह कोटला मैदान में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी की स्थापना क्रांतिकारियों ने समाजवाद की स्थापना करना अपना लक्ष्य घोषित किया। संगठन का मुख्यालय झांसी और राजस्थान के कुंदनलाल को मुखिया बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हिंदुस्तान रिपब्लिकन आर्मी के संदर्भ में कौन से कथन सत्य है? हिंदुस्तान रिपब्लिकन आर्मी के बारे में कौन से कथन सत्य है? पहला है कि अक्टूबर 1924 में नागपुर में इसकी स्थापना हुई। हिंदुस्तान रिपब्लिकन आर्मी HRA की स्थापना नागपुर में नहीं बल्कि इसकी स्थापना हुई थी कानपुर के अंदर। इसकी स्थापना अक्टूबर 1924 में हुई थी लेकिन इसकी स्थापना जो कानपुर में हुई थी ना कि नागपुर में। पहला ऑप्शन गलत है। दूसरा HRA की सबसे प्रसिद्ध कार्रवाई 9 अगस्त 1925 को काकोरी ट्रेन से सरकारी खजाना लूटना था। तो दूसरा ऑप्शन इसका सही है। सत्य कथन केवल 2 नंबर ऑप्शन। अक्टूबर 1924 में रामप्रसाद बिस्मिल, योगेश चटर्जी, सत्येंद्र नाथ सान्याल आदि ने मिलकर कानपुर में HRA की स्थापना की। HRA की प्रसिद्ध कार्रवाई 9 अगस्त 1925 को काकोरी नामक स्थान पर 8 डाउन ट्रेन 6 8 डाउन ट्रेन को ट्रेन से सरकारी खजाना लूटना था।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रसिद्ध क्रांतिकारी भगत सिंह के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है। हम भगत सिंह के संबंध में इसमें से कौन सा कथन है जो असत्य कथन है। पहला कि 1926 में लाहौर में नौजवान भारत सभा की स्थापना की। भगत सिंह ने 1926 में लाहौर में नौजवान भारत सभा की स्थापना की थी। दूसरे नंबर पर 27 दिसंबर 1928 को स्कॉट की गोली मारकर हत्या कर दी। तो हत्या जो स्कॉट की नहीं की थी, हालांकि हत्या स्कॉट की ही करने गए थे, लेकिन वहां पर हत्या स्कॉट की जगह सैंडर्स की कर दी थी। तो हत्या यह स्कॉट की नहीं की थी, हत्या सैंडर्स की गई थी। 2 नंबर ऑप्शन गलत है। तीसरा, 1928 में कलकत्ता कांग्रेस अधिवेशन में भाग लिया था। 1928 में कलकत्ता के कांग्रेस अधिवेशन में भगत सिंह ने भाग लिया था। तीसरा ऑप्शन भी सही है। चौथा ऑप्शन है डोर टू डेथ, इंट्रोडक्शन टू द ड्रीमलैंड पुस्तकें लिखी थी। तो यह बात भी इसकी भगत सिंह की यह पुस्तक लिखी गई सही है। तो 2 नंबर ऑप्शन इसका गलत होगा। स्कॉट की जगह सैंडर्स की हत्या की थी। लाला लाजपत राय की मृत्यु में स्कॉट नामक पुलिस अधिकारी की लाठियों के आघात से मृत्यु हुई थी। अतः इसका बदला लेने के लिए स्कॉट के भरोसे सैंडर्स की गोली मारकर हत्या कर दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसने कलकत्ता विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह के अवसर पर मुख्य अतिथि व बंगाल के गवर्नर स्टैनली जैक्सन पर नजदीक से गोली चलाई किंतु उसका निशाना चूक गया। निम्नलिखित में से किसने कलकत्ता विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह के अवसर पर मुख्य अतिथि व बंगाल के गवर्नर स्टैनली जैक्सन पर नजदीक से गोली चलाई थी किंतु उसका निशाना चूक गया। तो वह थी बीना दास। 3 नंबर ऑप्शन। 6 फरवरी 1932 को बीना दास ने दीक्षांत समारोह में बीए की उपाधि ग्रहण करते समय बंगाल के गवर्नर स्टैनली जैक्सन पर नजदीक से गोली चलाई किंतु उसका निशाना चूक गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा कार्यक्रम असहयोग आंदोलन की मूल योजना का भाग नहीं था। कौन सा कार्यक्रम असहयोग आंदोलन की मूल योजना का भाग नहीं था किंतु आंदोलनों के दौरान देश के विभिन्न भागों में लोकप्रिय हुआ था। तो ताड़ी विक्रय करने वाली दुकानों पर धरना। 4 नंबर ऑप्शन। आंदोलन के समय शराब की दुकानों पर धरना दिया गया यद्यपि यह मूल योजना का हिस्सा नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसकी अध्यक्षता में कलकत्ता में सितंबर 1920 में किसकी अध्यक्षता में कलकत्ता में सितंबर 1920 में कांग्रेस का यह विशिष्ट अधिवेशन हुआ जिसमें असहयोग का महत्वपूर्ण प्रस्ताव पारित हुआ था। तो यह हुआ था लाला लाजपत राय की अध्यक्षता में। लाला लाजपत राय। 3 नंबर ऑप्शन। सितंबर 1920 में लाला लाजपत राय की अध्यक्षता में कलकत्ता में कांग्रेस का विशेष अधिवेशन हुआ। इसमें गांधी जी ने असहयोग प्रस्ताव रखा। इसका सी आर दास, एनी बेसेंट, मदन मोहन मालवीय नेताओं ने के विरोध के बावजूद प्रस्ताव पारित हो गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के काल के संदर्भ में इंडियन स्टैट्यूटरी कमीशन को आमतौर पर किस नाम से जाना जाता है। साइमन कमीशन। 4 नंबर ऑप्शन। नवंबर 1927 को सर जॉन साइमन की अध्यक्षता में भारतीय सांविधिक आयोग इंडियन स्टैट्यूटरी कमीशन की नियुक्ति की गई जो साइमन कमीशन के नाम से प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसने पेशावर में अप्रैल 1930 में शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारियों पर गोली चलाने से इनकार कर दिया था। निम्नलिखित में से किसने पेशावर में अप्रैल 1930 में शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारियों पर गोली चलाने से इनकार कर दिया था। चंद्र सिंह गढ़वाली। 3 नंबर ऑप्शन। सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान उत्तर पश्चिमी क्षेत्र पेशावर में 1930 ईस्वी में शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारियों पर गोली चलाने से इनकार चंद्र सिंह गढ़वाली ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मुंबई में बी आर अम्बेडकर द्वारा बहिष्कृत हितकानी सभा की स्थापना कब हुई थी। मुंबई में बी आर अम्बेडकर के द्वारा बहिष्कृत हितकानी सभा की स्थापना कब हुई थी। 1924 में। 3 नंबर ऑप्शन। बी आर अम्बेडकर द्वारा पिछड़े वर्गों के सामाजिक एवं शैक्षणिक विकास के लिए 1924 में मुंबई में बहिष्कृत हितकानी सभा की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रथम गोलमेज सम्मेलन के संबंध में कौन सा कथन है जो सत्य है।
प्रथम गोलमेज सम्मेलन के संबंध में कौन सा कथन सही कथन है, सत्य कथन है? तो सबसे पहला कि इस सम्मेलन में कुल 89 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। कांग्रेस ने प्रथम गोलमेज सम्मेलन में भाग नहीं लिया था। हिंदू महासभा से जयकर मुंजे और नरेंद्र नाथ ने भाग लिया था। मुस्लिम प्रतिनिधि के रूप में आगा खां, मोहम्मद शफी ने भाग लिया था। मुस्लिम प्रतिनिधि के रूप में आगा खां और मोहम्मद शफी ने भाग लिया था। तो चारों ही ऑप्शन इसमें राइट है। 3 नंबर ऑप्शन। प्रथम गोलमेज सम्मेलन में कुल 89 प्रतिनिधियों ने भाग लिया। कांग्रेस प्रथम गोलमेज सम्मेलन में शामिल नहीं हुई। हिंदू महासभा से जयकर मुंजे और नरेंद्र नाथ ने भाग लिया। मुस्लिम प्रतिनिधि मंडल में आगा खां, मोहम्मद शफी और फजलुल हक और जिन्ना थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष के संदर्भ में विद्युत वाहिनी नामक सैन्य संगठन निम्नलिखित में से किससे संबंध था? भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष के संदर्भ में विद्युत वाहिनी नामक सैन्य संगठन निम्नलिखित में से किससे संबंध था? तो यह ताम्रलिप्ति जातीय सरकार से। 2 नंबर ऑप्शन। भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष के संदर्भ में विद्युत वाहिनी नामक सैन्य संगठन का संबंध ताम्रलिप्ति सरकार से था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के संदर्भ में निम्नलिखित घटनाओं को कालक्रम में अवस्थित कीजिए। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के संदर्भ में निम्नलिखित घटनाओं को कालक्रम अनुसार व्यवस्थित करना है। तो इसमें सबसे पहला क्रिप्स मिशन। क्रिप्स मिशन जो 1942 में आया था, मार्च 1942 में, 22 मार्च 1942 को आया था, 22 मार्च 1942 को। दूसरे नंबर पर अगस्त क्रांति। अगस्त क्रांति जो हुई थी है अगस्त 1942 की है, 8 अगस्त 1942 में। तीसरे नंबर पर अगस्त प्रस्ताव। अगस्त प्रस्ताव लाया गया था 8 अगस्त 1940 को। अगस्त प्रस्ताव 8 अगस्त 1940 का है और अगस्त क्रांति जो 8 अगस्त 1942 की है। तो अगस्त प्रस्ताव 8 अगस्त 1940 का है। और व्यक्तिगत सत्याग्रह, व्यक्तिगत सत्याग्रह शुरू किया गया था, यह भी 1940 में, से अक्टूबर 1940 में। तो अक्टूबर 1940 के अंदर। तो इसमें जो सबसे पहले नंबर पर आएगा वो आएगा अगस्त प्रस्ताव जो 1940 का है, अगस्त 1940 का। उसके पश्चात व्यक्तिगत सत्याग्रह जो अक्टूबर 1940 का है। तीसरे नंबर पर इसमें आएगा क्रिप्स मिशन जो मार्च 1942 का है। और चौथे नंबर पर अगस्त क्रांति जो अगस्त 1942 की है। 3, 4, 1 और 2। 3, 4, 1 और 2, इसमें 1 नंबर ऑप्शन राइट होगा। यहाँ पर 4 नंबर दे रखा है। आज के इस काफ़ी टाइपिंग मिस्टेक मिली आज के पेपर में, 4-5 तो ध्यान में आई, हो सकता है 1-2 अब मुझसे भी हो गई हो। तो अगर कोई ऐसे आपको ध्यान में आई हो तो आप कमेंट अवश्य करना। अगस्त प्रस्ताव अगस्त 1940 का और व्यक्तिगत सत्याग्रह अक्टूबर 1940 का। क्रिप्स मिशन अब मार्च 1942 और अगस्त क्रांति जो अगस्त 1942 की। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कम्युनल अवार्ड और पूना पैक्ट के अंतर्गत प्रांतीय विधानमंडलों में दलितों के लिए कितने स्थान दिए गए थे? कम्युनल अवार्ड और पूना पैक्ट के अंतर्गत प्रांतीय विधानमंडलों में दलितों के लिए कितने स्थान दिए गए थे? क्रमशः 71 और 148। पूना समझौता में दलित वर्गों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल समाप्त कर दिया गया। प्रांतीय विधानमंडलों में आरक्षित सीटों की संख्या 71 से बढ़ाकर 148 कर दी गई थी। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ पर 2 कथन दे रखे हैं। पहला है कि बी.आर. अम्बेडकर ने 1928 में डिप्रेस्ड क्लास एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना की। डिप्रेस्ड क्लास एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना जो भीमराव अम्बेडकर के द्वारा की गई थी, यह 1928 में की गई थी। तो यह बात बिल्कुल सही है। डिप्रेस्ड क्लास एजुकेशन सोसाइटी का पहला अधिवेशन पूना में आयोजित हुआ था। तो इसका जो पहला अधिवेशन हुआ था यह पूना में नहीं बल्कि नागपुर में आयोजित हुआ था। और यह पहला अधिवेशन आयोजित हुआ था 8 अगस्त 1930 को। इसकी स्थापना 1928 में की थी, लेकिन इसका पहला अधिवेशन जो 8 अगस्त 1930 को नागपुर में आयोजित किया गया था। तो 2 नंबर ऑप्शन इसका गलत होगा। इसमें से कौन से कथन सत्य है? तो केवल 1 नंबर ऑप्शन इसका राइट होगा। यहाँ पर भी 2 नंबर दे रखा है। तो आज के इस पेपर में काफ़ी टाइपिंग मिस्टेक मिली है।
डिप्रेस्ड क्लास एजुकेशन सोसाइटी का पहला अधिवेशन अगस्त 1930 में नागपुर में आयोजित किया गया था। तो इसका पहला अधिवेशन है जो 1930 में नागपुर में आयोजित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी प्रांत और कांग्रेस प्रधानमंत्री 1937 के चुनाव के बाद सुमेलित नहीं है? कौन सी जोड़ी सुमेलित नहीं है? तो बम्बई के अंदर प्रधानमंत्री 1947 के चुनाव के बाद बनाए गए थे बीजी खेर को, मद्रास में सी राजगोपालाचारी को, मध्य प्रांत में डॉक्टर एन बी खर्रे को और उड़ीसा में कृष्ण चंद्र देव को नहीं बल्कि उड़ीसा में जो प्रधानमंत्री बनाया था यह बनाया था विशुदास को। उड़ीसा में विशुदास को बनाया गया था, कृष्ण देव को नहीं। 4 नंबर ऑप्शन इसका गलत होगा। उड़ीसा में विश्वनाथ दास प्रधानमंत्री बने थे। तो यह था आज का 14वां टेस्ट और मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री का टॉपिक वाइज जो चौथा और अंतिम टेस्ट था। इसके पश्चात कल या परसों हम जो लेंगे क्लास जिसमें मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री का जो नेक्स्ट टेस्ट है 5वां टेस्ट और इस टेस्ट सीरीज का 15वां टेस्ट जिसमें संपूर्ण आधुनिक भारतीय इतिहास के टॉपिक कवर किए जाएंगे। तो फर्स्ट ग्रेड के एग्जाम में जो आधुनिक भारतीय इतिहास का जितना पोर्शन है उससे संबंधित अगला टेस्ट रहने वाला है जिसमें 150 प्रश्न रहेंगे। तो आप अगली क्लास अवश्य लगाना। तो मिलते हैं हम अ, एक और नई क्लास में। तब तक आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।